सो हेलो माय डियर कामयान्स, कैसे यार आप सब। उम्मीद है सब होंगे मस्त, बिंदास, झकास, हमेशा की तरह आजाद। और सीए की जर्नी में एक और नया पड़ाव जानने के लिए, उसको समझने के लिए, ब्रिज पे गुजरने के लिए तैयार होंगे। तो बस फिर आज निको भी आए हैं, क्या खास लाए हैं। तो देखो आज जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स लेकर आया हूं मैं। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एंड इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज आपके लिए नया होगा तो डिटेलिंग में तो आप जब कोर्स करोगे, मेन कोर्स, तभी समझ में आएगा। कुछ चीजें मैं आज आपको समझा दूंगा जो बेसिक लेवल पे जरूरी होती हैं। बाकी बीआरएस ये हमारे पास क्लास 11th में भी था, वहां पर भी एक ना एक सवाल आता था और मोस्टली चांसेस होते हैं कि सीए में भी यहां से पक्का एक पेपर आ जाता है। ठीक है जी। तो मैंने आपको जून 2024 के पेपर के बारे में कई बार बताया है, कई बार दिखाया है। आपको उसके बीआरएस का सवाल खुद से करना है और अगर आप कंप्लीट कर लो तो कमेंट में जरूर बताना कि यस भैया हमने इसे कर लिया है। ठीक है, तो खुशी होगी, है ना। और नहीं तो फिर क्या डिफरेंसेस हैं वो आप सजेस्टेड आंसर से भी देख सकते हो। ये काम आपको खुद करना है क्योंकि जब तक आप खुद से नहीं करोगे तब तक आप ग्रो नहीं करोगे। दैट्स द फैक्ट। ठीक है जी। अब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाले हो, है ना। ये सपना तो आपने एटलीस्ट देख ही लिया, बनना तो अभी बहुत टाइम है, लेकिन सपना देख लिया तो उसकी क्वालिटीज भी अभी से लानी है ना। ठीक है जी, चलिए तो शुरू करें। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एग्जाम में 85-90% चांस होता है कि यहां से आ जाए। वैसे ऐसा कोई क्लियर चांस नहीं है, लेकिन नॉर्मली आप क्वेश्चंस देखोगे तो आपको यहां से जरूर एक ना एक क्वेश्चन मिल जाएगा, आया दिन। ठीक है जी। अगर फाउंडेशन के 3 बार एग्जाम्स होते हैं तो 2 बार तो मुझे लगता है शायद दिख ही जाता होगा। ठीक है, या दिख ही जाता है, ऐसा भी कह सकते हैं। पर यही है कि श्योरिटी नहीं है, इसलिए मैं ऐसे 100% नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलो भैया, तो लेक्चर नंबर कौन सा अपना, ये 5 है भैया जी। फिर इसके अंदर क्या है भैया, तो पहले हमने अकाउंटिंग प्रोसेस को 2 भागों में बांटा था, अकाउंटिंग प्रोसेस 1 और अकाउंटिंग प्रोसेस 2। अब हम जो करने जा रहे हैं वो है भैया जी बीआरएस, यानी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एंड इन्वेंट्रीज। तो चलो भैया, नेकी और पूछ पूछ शुरू करते हैं बॉस, है ना। कोशिश करेंगे कि इसको जल्द से जल्द खत्म कर देंगे। ठीक है जी। नाउ कुछ होमवर्क्स दिए थे मैंने, अच्छा होमवर्क दिए थे और कुछ प्यारे लोगों ने आंसर्स भी दिए हैं भाई, तो जरा उन लोगों का नाम ले लिया जाए, उनका उत्साहवर्धन होगा। सयनदीप जी, सो स्वीट ऑफ यू यार। दक्ष जी, वेरी गुड, है ना। एंड आई एम होपिंग कि यू विल रॉक ऑन। उज्जवल जी, लव यू टू यार, लव यू टू, और आप आराम से हो। गजल जी, थैंक यू सो मच। उज्जवल जी ने आंसर दे दिए हैं, वेरी गुड उज्जवल जी। हिमांशु जी, क्या बात है, यस बिल्कुल सही कह रहे हो। कमेंट्स का जलवा होगा, यहां भी होगा, वहां भी होगा, सारे जहां में होगा। ब्रिज कोर्स किस चीज के लिए? अनुज जी प्लीज पहला लेक्चर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, है ना। फिर हर्षित जी, आरम 2 से, अरे लव यू टू यार, बस आंसर्स नहीं दिए यार आपने, आंसर्स भी देते तो मजा आता। शयनदीप जी ने आंसर दिए हैं, वेरी गुड। याशिका जी, हैशटैग कमेंट्स। गजल जी, ओके। एंड गिरधारी जी ने भी आंसर्स दिए। अब आप लोग चेक कर लेना आपने सही किया या गलत किया। तो वेरी गुड यार, है ना। अच्छा लगता है आपके आंसर्स देखकर, ये फील आता है कि हाँ यार कोई एफर्ट्स को देख रहा है और उससे एक एक स्टेप आगे जा रहा है। हालांकि मैं ये देख रहा हूँ कि 11th के बच्चे ज्यादा एक्टिव हैं, तो वेरी गुड यार, है ना। जब तक 11th का कोर्स है कम से कम तब तक आपको एक कंफर्मेशन आ जाएगा, आपको भरोसा आ जाएगा खुद पर कि आप ये कर लोगे और पहले अटेम्प्ट में बहुत अच्छे नंबर के साथ करोगे। करना तो है ही, लेकिन हाईएस्ट नंबर्स के साथ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं ना। तो देखो भैया जी, ₹1500 रिसीव्ड फ्रॉम सब टीनेंट। भैया सब टीनेंट से हमको 1500 रुपए रिसीव हुए, एंटर्ड करेक्टली इन द कैश बुक। कैश बुक में सही करेक्टेड है, एंट्री है, लेकिन रेंट अकाउंट में भैया जी गड़बड़ हो गई। तो वो हमसे रेंट अकाउंट का नहीं पूछा, वो पूछा ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में भैया क्या होगा, तो देखिए हमें पता है कि अगर टीनेंट से हमें पैसा मिलता है तो हमारे पास एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट। ठीक है जी। अब समझना बात को, ना बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बड़े मजेदार तरीके से समझाया गया है कि भैया कैश डेबिट है। और प्लीज आंसर्स आप बिना सॉल्यूशन देखे ही देना, अदरवाइज तो फिर कोई फायदा नहीं है, तो चीटिंग हो गई, है ना। देखिएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट है भैया जी। अब इसमें क्या पॉइंट आता है, इसमें पॉइंट ये आ जाता है कि भैया ये जो रेंट है ना, इसको ये लिखना भूल गए, यानी कि भैया इन्होंने कैश अकाउंट में 1500 कर दिए। अब अगर ये इसको भूल गए तो फिर कितने का डिफरेंस है, 1500 का डिफरेंस है। बट अगर आप ध्यान दोगे ना तो भैया इन्होंने फिर पोस्टिंग में रेंट अकाउंट को डेबिट भी किया। अगर मैं सिर्फ इतनी बात कहता कि भैया कैश तो इन्होंने सही लिखा, रेंट नहीं लिखा, कैश तो इन्होंने सही लिखा, रेंट नहीं लिखा, तो 1500 का डिफरेंस था। बट इन्होंने कहा कि भैया इसको पोस्ट कर दिया रेंट के डेबिट साइड पर। ठीक है जी। तो ये भी एक प्रॉब्लम हो गया भैया, यानी रेंट को भी डेबिट कर दिया। तो अब डेबिट साइड कितना है, एक कैश का डेबिट है और एक इसका डेबिट है। अगर मैं रेंट अकाउंट में इफेक्ट देखूं तो 1500 मुझे दिख रहा है, पर अब टोटल जो ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस होगा, कैश का डेबिट, उसके अपोजिट में भी कोई क्रेडिट नहीं है, तो वो एक डिफरेंस बन गया, और रेंट का भी डेबिट में है टोटल, तो यानी कि भैया जी टोटल 3000 रुपए का डिफरेंस बन गया। टोटल कितने का डिफरेंस बन गया, 3000 रुपए का। और यही गेम है।
अगर वो ये वाली लाइन नहीं लिखता, पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ रेंट अकाउंट, तो फिर हमारा 1500 से आंसर होता, लेकिन क्योंकि उसने ऐसे लिख दिया है तो यानी कि भैया हमारा आंसर ए होगा। द डेबिट टोटल विल बी ग्रेटर बाय 3000 ऑफ द क्रेडिट टोटल। बड़ा प्यारा सवाल है ये, है ना, ये बहुत ही अच्छा सवाल था एमसीक्यू के बेस पे। चलिए अगला सवाल, आफ्टर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस द अकाउंटेंट फाइंड्स दैट टोटल ऑफ डेबिट साइड इज शॉर्ट बाय द 1500। भैया जी डेबिट साइड हमारा छोटा है ट्रायल बैलेंस में, तो जाहिर सी बात अगर मैं ट्रायल बैलेंस की बात करूं, ठीक है जी, अगर मैं ट्रायल बैलेंस की बात करूं तो भैया ये डेबिट साइड ये क्रेडिट साइड होते हैं, है ना, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड होता है, ठीक है जी। अब वो ये कह रहे हैं कि ये साइड छोटी है 1500 रुपए से, तो जाहिर सी बात है जो साइड छोटी होती है वो सस्पेंस में जाती है, तो सस्पेंस अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। सिंपल सा पॉइंट है, सिंपल सा पॉइंट है ना, जो छोटा है ना, तो सस्पेंस अकाउंट विल बी डेबिटेड, यानी ये आंसर होगा, ठीक है जी। ओके बॉस, डन है भैया जी, है ना, सिंपल सी बात है। चलिए आगे, इन परचेज बुक द रिकॉर्ड इज इन रिस्पेक्ट ऑफ, परचेज बुक में कौन से रिकॉर्ड्स किए जाते हैं भैया, हम सबको पता है, बुक बना रहे हो आप तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट परचेज लिया जाता है। कैश परचेज कहां आएगा भैया जी, ओ माय डियर कमेंट्स, कैश परचेज कहां आएगा, तो कैश परचेज आएगा भैया कैश बुक में, सिंपल सा पॉइंट है। चलिए द सेल्स बुक, द सेल्स बुक क्या है भैया, पार्ट ऑफ जर्नल, पार्ट ऑफ लेजर, पार्ट ऑफ बैलेंस शीट, तो जाहिर सी बात है ये पार्ट ऑफ बुक की बात कर रहा है, अकाउंट की नहीं। अगर वो अकाउंट लिख दे इस बुक की जगह, अगर वो अकाउंट लिख दे तो वो लेजर का पार्ट है, लेकिन उसने बुक की बात की है भैया तो ये जर्नल का पार्ट होता है भैया, जर्नल का पार्ट होता है। ये सब्सिडरी बुक अलग नहीं होता क्या, ऑफ कोर्स जर्नल की जगह ही सब्सिडरी बुक है, इसलिए हम उसको बेस्ट एप्रोप्रिएट आंसर में पार्ट ऑफ जर्नल ही बोलेंगे, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ सेकंड हैंड मोटर कार वाज परचेज, अच्छा पॉइंट है ये, है ना, ये अच्छा पॉइंट है, इसमें अच्छा सवाल बनता है ये। द सेकंड हैंड मोटर कार वाज परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम बी, बी से हमने खरीद लिया भैया। अगर मैंने परचेज किया है तो भैया जी एंट्री क्या हो जाएगी, तो परचेज टू, मतलब मोटर कार हम परचेज कर रहे हैं तो मोटर कार टू, क्योंकि ओल्ड जरूर है लेकिन हमारे लिए एसेट है तो मोटर कार टू बी हो जाएगा, ठीक है। नाउ फॉर ₹10,000 विल बी रिकॉर्डेड इन, कहां रिकॉर्ड होगा भैया, तो जाहिर सी बात है भैया जी ये एसेट है, ये क्या है, एसेट है, ये क्या है, एसेट है, तो भैया और उधार में है, क्रेडिट में है, तो कैश बुक में जाएगा नहीं, परचेज बुक में जाएगा नहीं क्योंकि एसेट है ना, तो भैया कहां जाएगा, कहां जाएगा, तो जाहिर सी बात है जो कहीं ना आए सब्सिडरी बुक में उसको जर्नल प्रॉपर में डालते जाएं या जर्नल में डालते जाएं, तो दिस इज द आंसर, ठीक है जी, दिस इज द आंसर। ध्यान रखिएगा भले ही सेकंड हैंड है लेकिन मोटर कार है यानी एसेट है हमारे लिए, तो वो एसेट यानी मोटर कार टू जो भी व्यक्ति है, बी है तो बी का, सी है तो सी का नाम होता, ठीक है जी, ध्यान रखेंगे इस बात का, अच्छा पॉइंट था ये। इफ राम हैज सोल्ड गुड्स फॉर कैश, भैया राम ने कैश के लिए सोल्ड किया, इसमें काफी बच्चे भूलते हैं, मैंने आपको कई बार बताया है कि अगर मान लीजिए भैया नेम गिवन है, ओनली नेम गिवन है और कुछ नहीं दिया, कैश है क्रेडिट है, तो आप क्रेडिट मानते हो। अगर भैया जी नेम गिवन नहीं है और भैया जी कैश भी गिवन नहीं है, ठीक है जी, नेम भी गिवन नहीं है कैश भी गिवन नहीं है, तो कैश मानते हो। भैया इन कैश लिखा हुआ है तो फिर इन कैश ही मानते हो, इन क्रेडिट लिखा हुआ है तो इन क्रेडिट ही मानते हो। तो भैया जी यहां नाम तो है लेकिन साथ में कैश भी है, तो यानी कि ये कैश में हुआ होगा, अगर कैश में हुआ होगा तो कैश बुक में आएगा, सेल्स बुक में नहीं आएगा, वो उधार के समय होता है, ठीक है जी। अगर यहां पर ये कैश हटा दो, राम है सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज जो भी है, तब क्या होता, तो सेल्स बुक होता। ये छोटी छोटी बारीकी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑन परचेज ऑफ ओल्ड फर्नीचर, हमने भैया ओल्ड फर्नीचर परचेज किया, उस पर 1000 रुपए रिपेयर के लिए इस्तेमाल किए। नॉर्मली ये माना जाता है कि अगर आप परचेज कर रहे हो ओल्ड फर्नीचर तो उस पर रिपेयर चार्जेस कुछ ना कुछ करोगे ताकि आप उसका इस्तेमाल कर सको। तो रेडी टू यूज पुट टू यूज कॉन्सेप्ट, कि भैया मुझे एसेट को रेडी टू यूज करना है या फिर पुट टू यूज करना है, ठीक है जी, रेडी टू यूज या पुट टू यूज करना है, तो जाहिर सी बात है मुझे इस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत इस पे लगने वाला सारा खर्चा मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर ही होता है, यानी कि जो एसेट है उसके नाम पर ही जाता है। और यहां एसेट का नाम क्या है, फर्नीचर है, तो फर्नीचर के नाम पर जाएगा, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, अगर आप पे करोगे तो कैश, नहीं तो फिर व्यक्ति का नाम, तो फर्नीचर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड्स वर्थ ₹50 गिवन एज चैरिटी, चैरिटी में भैया आपने 50 रुपए दे दिए, तो अगर आपने चैरिटी में 50 रुपए दे दिए हैं तो जाहिर सी बात है आपका तो चैरिटी की वजह से आपका नुकसान हो रहा है, लेकिन इसे नुकसान नहीं कहते, दिल बड़ा होना कहते हैं, है ना, बड़े दिल वाले हम, तो चैरिटी डेबिट, क्योंकि अब आप गुड्स भेज रहे हो तो जाहिर सी बात है आपकी जो परचेज हुई ना उसमें से ये माइनस होता है ना, परचेज में से माइनस होता है, तो यानी कि परचेज आपका क्रेडिट पे होगा, तो टू परचेज, और ये यही पूछ रहा है क्रेडिटेड कहां जाएगा, तो भैया परचेज अकाउंट में जाएगा।
ध्यान रखना, चैरिटी तो डेबिट होगा, अगर डेबिटेड पूछते तो चैरिटी जाता, सिंपल सा पॉइंट है। गुड्स क्योंकि आपका माइनस हो रहा है, आप इसको बेचोगे नहीं तो आपकी परचेज कम होगी एक तरीके से, इसलिए यहां से इसको माइनस किया जाता है। चाहे फिर आप डोनेशन में दे रहे होगे, अगर आग लग जाए तो भी याद है परचेज से ही करते थे अपन माइनस, ठीक है। चलो भैया जी आगे बढ़ते हैं। भैया जी अब 200 रुपए रिसीव हुए स्मिथ से, जो कि भैया पहले रिटर्न ऑफ बैड डेब्ट था। इसमें बहुत लोग गलती करते हैं, 12th के बच्चे भी गलती करते हैं। इनफैक्ट अगर अकाउंट्स को बहुत ध्यान से ना पढ़ा हो किसी ने तो आगे चल के भी ये लोग गलतियां करते हैं इसमें। क्या कि भैया जी अगर मेरा कोई डेटर था वो बैड डेब्ट हो गया और उससे मुझे पैसे मिल गए, तो मोस्टली आप देखना बहुत सारे लोग जो बारीकी से नहीं पढ़ते वो एंट्री करते हैं कैश टू स्मिथ। क्यों? क्योंकि इसमें एक कॉन्सेप्ट याद रखने की जरूरत पड़ जाती है, वरना नॉर्मली सबको एंट्री आती है भैया कैश मेरे पास आया, कैश बड़ा किससे आया, स्मिथ से, स्मिथ का नाम डाल दिया। नहीं, यहीं पर एक कॉन्सेप्ट है जिसको आपको ध्यान रखना है, भैया जी कि वो बैड डेब्ट हो चुका था, यानी कि जब मैंने उधार सामान बेचा होगा तो मैंने सेल्स टू स्मिथ किया होगा, अब अगर मुझे पैसे मिल जाते तो मैं कैश टू स्मिथ, अरे उल्टी एंट्री हो गई तो सॉरी, हाँ स्मिथ टू सेल्स किया होगा, ठीक है। एंट्री होती है स्मिथ टू सेल्स, है स्मिथ टू सेल्स मेरी एंट्री होती है, ठीक है जी। तो स्मिथ टू सेल्स मेरी एंट्री होती है, मगर भैया जब मुझे पैसा मिलता तो मैं एंट्री करता कैश टू स्मिथ, ठीक है करता। तो ये उस हिसाब से कर रहे हैं, नहीं मैंने इसको बैड डेब्ट घोषित कर दिया है। अगर ये बैड डेब्ट घोषित नहीं होता तब तो ये एंट्री सही है कैश टू स्मिथ, लेकिन अब बैड डेब्ट घोषित हो चुका है, यानी कि मैं स्मिथ को मान चुका हूं ये नाकारा है भैया, ये किसी काम का नहीं था मेरे, मुझे नुकसानू हो गया, तो मैंने बैड डेब्ट को डेबिट करके स्मिथ को क्रेडिट कर दिया होगा, तभी तो ये बैड डेब्ट हुआ ना। बैड डेब्ट की एंट्री यही होती है, ठीक है जी। तो देखिए स्मिथ यहां पर क्रेडिट है, यहां पर डेबिट है। अब आपकी किताबों में है ही नहीं स्मिथ, तो जब आपकी किताबों में स्मिथ है ही नहीं तो स्मिथ आएगा कहां से? तो भैया यहां क्या करेंगे, तो यहां पर भैया क्योंकि आपका बैड डेब्ट रिकवर्ड हो रहा है, तो यहां ये नहीं आएगा, यहां पर आएगा टू बैड डेब्ट रिकवर्ड। और ये बहुत लोग गलतियां करते हैं क्योंकि वो भूल जाते हैं या फिर ध्यान नहीं रहता है ना, जल्दबाजी में एंट्री करनी है भाई, तुरंत करनी है, तो हाँ तो कैश टू स्मिथ हो जाएगी भैया। नहीं, अगर वो बैड डेब्ट घोषित हो चुका था तो बैड डेब्ट रिकवर्ड आएगा, ठीक है जी। और याद रखिएगा बैड डेब्ट रिकवर्ड हमारे लिए एक इनकम में आता है ना। तो बैड डेब्ट रिकवर्ड अकाउंट विल बी द आंसर, ठीक है जी। हो गया, तो मेरे हिसाब से शायद यहीं तक था, हाँ यहीं तक था। चलिए भैया जी, तो अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बीआरएस। भैया बीआरएस होता क्या है? तो जैसे उसके नाम में ही लिखा हुआ है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब भैया नाम में ही जब लिखा हुआ है बैंक को रिकंसाइल करना है, ठीक है जी, तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट नाम में लिखा हुआ है भैया। अगर भैया नाम में लिखा हुआ है तो करना क्या है भैया, तो कुछ नहीं भैया जी, हौले हौले इसको पढ़ते चलना है, इसको रिकंसाइल करना है। होता क्या है कि जैसे ये कंपनी है, ठीक है जी, ये हमारी प्यारी सी कंपनी है कॉमियंस लिमिटेड, ठीक है जी, ये हमारी प्यारी सी कंपनी है कॉमियंस लिमिटेड, ठीक है जी, कॉमियंस लिमिटेड है। यहां पर भैया एक अकाउंटू भैया बैठे हुए हैं, ठीक है जी, यहां पर भैया एक अकाउंटू भैया बैठे हुए हैं। ऐसे ही यहां पर एक बैंक है, ठीक है जी, क्योंकि कंपनी ने अपना एक बैंक अकाउंट ओपन करा रखा है, ठीक है जी। तो यहां पर भैया जी एक कैशियर भैया है जिसको अपन बैंकू बोल देंगे, है ना, बैंकू भैया बोल देंगे, ठीक है जी। तो इनको बैंकू भैया बोल देते हैं, और ये हमारे अकाउंटू भैया हैं जिसको आप कैशू भैया भी बोल सकते हो। तो मैं अकाउंटू भैया को फिलहाल के लिए कैशू नाम दे रहा हूं, ठीक है जी। तो अब क्या होता है कि जब बैंक अकाउंट ओपन होता है तो बैंक वाले भैया अपनी एंट्री करते हैं, तो ये एंट्री करते हैं, ठीक है जी, आराम से मस्त एंट्री करते हैं। तो ये जो अकाउंट है किसका, हमारा है, पर ये बैंक के पास है ना, मान लीजिए XYZ बैंक है ये, ठीक है जी। तो ये बैंक के पास है, तो भैया मेरे लिए, मैं अगर अपनी नजर से देखूं तो कैशू भैया ने पैसे लगा रखे हैं, एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो उनके लिए ये अकाउंट कैसा हो गया, एसेट्स अकाउंट हो गया, है ना। जब कैशू भैया इसमें 10,000 रुपए डाल रहे हैं तो अपने यहां पे एक अकाउंट बनाएंगे ना इसके नाम का, और 10,000 रुपए डाले तो इनके लिए एसेट है, तो ये एसेट ट्रीट करते हैं। अब जब मैं बैंकू भैया बनता हूं तो यहां 2 रूप है भैया जी, यहां पर 2 रूप बनना है कॉपी कैट। जैसे मिरर होता है ना, अपन यूं खड़े, वैसे ही वहां से भी कोई एक खड़ा है, तो ऐसा ही है कि यहां पे जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगा उसका इंपैक्ट यहां भी होगा। लेकिन जैसे मेरा यहां पर लेफ्ट हैंड है, आप अगर उस साइड से बैठे हुए होगे, आप ऐसे बैठे हुए होगे ना देखने के लिए, तो आपका लेफ्ट हैंड इस साइड है, तो मेरा ये लेफ्ट हैंड आपके यहां से साइड से मैच हो रहा है ना। तो यानी कि एक प्रतिबिंब है बेसिक सी, मिरर में आप देखते होंगे, आपको समझ में आता होगा।
तो यही है यहां पर ये, और हमें यहां कॉपी कैट बनना है। व्हाट वी हैव टू बी हियर, वी हैव टू बी कॉपी कैट। मैं कहता हूं ना, हियर वी हैव टू बी कॉपी कैट। मैंने आपको हमेशा बताया कोई भी क्वालिटी कभी भी खराब नहीं होती, वो डिपेंड करती है किस सिचुएशन पे आ रही है। ठीक है जी, वी हैव टू बी कॉपी कैट। और हर कोई कॉपी करता ही है यार, चाहे दुनिया कोई आदमी हो, सब झूठ बोलते हैं, कोई ना कोई कॉपी करता ही है किसी ना किसी चीज में। किसी चीज में कुछ अलग करता होगा तो कोई ना कोई चीज तो कॉपी करते ही होंगे, है ना। अब भाई सिंपल सी बात है, कोई हमारे यहाँ पर स्टार्स कपड़े पहनते हैं, लोग उसी को कॉपी करते ही है ना। पर हाँ, दो सहेलियां अगर स्टार को कॉपी कर रही है दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों सहेलियों ने एक ही स्टार को, या सहेला, लड़के भी ऐसा करते हैं, हालांकि लड़के इतना बुरा मानते नहीं इन चीजों का, है ना, दिल के थोड़े बड़े होते हैं। तो क्या करते हैं वो, यार इसने भी यही लहंगा, उसने भी वही लहंगा, अरे सेम कलर, अरे यार भाई इतना महंगा लहंगा, इस बात की खुशी नहीं होती, या सस्ता लहंगा चाहे जैसा भी हो, इस बात का गम ज्यादा हो जाता है कि यार दोनों ने सेम पहना है। क्या यार ये कितनी, अरे ये कॉपी करती है, पता इसने मेरे को ही कॉपी किया होगा, अरे दोनों ने ही किसी ना किसी को कॉपी करके खरीदा है ना। लेकिन पॉइंट वही है, तो वो पॉइंट ये है कि यहां पर आपको कॉपी कैट बनना पड़ेगा, क्योंकि आपको सही करना है ना। तो चीजों को अगर सही करना है तो यू हैव टू बी अ कॉपी कैट। तो यहां पर यही है, यहां पर कॉपी करना अलाउ है, ठीक है। और वैसे तो कॉपी हर कोई कर ही रहा होता है, लेकिन जब मैं बच्चों की बात बोलता हूं कि वी हैव टू बी अ कॉपी कैट, भैया वो तो बुरी बात होती है, किसी को कॉपी नहीं करना चाहिए। अरे करना ही पड़ता है भाई, कोई ना कोई कर ही रहा होता है। आप जो सीख रहे हो, किसी ना किसी ने पढ़ाया है, किसी ना किसी ने बनाया है, तो आप उसी को तो कॉपी कर रहे हो। हम जो पढ़ा रहे हैं, किसी ना किसी ने कभी ना कभी कोई रूल्स बनाए हैं, वही तो हम पढ़ा रहे हैं, कॉपी ही तो है। हाँ, थोड़ा तरीका अलग हो जाता है, समझाने का तरीका, लहजा, सोचने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन चीज़ें सेम ही होती हैं। कई बार तो मैं अपने मन में शायरी सोचता हूँ, फिर मुझे बाद में पता चलता है यार ये तो शायरी बोली जा चुकी है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने किसी को देख के वो शायरी लिखी है, लेकिन अब नॉर्मल शायरियाँ कोई भी बोली देता है, ठीक है जी। तो बस यही है। तो हियर वी हैव टू बी कॉपी कैट। अब यहाँ पे कॉपी कैट क्यों बनना है भैया, आप ये क्यों बोल रहे हो? तो देखिए, कॉमियंस लिमिटेड जो है, कॉमियंस लिमिटेड भैया यहाँ पर पैसे लगा रही है, तो उसके लिए एसेट है, ठीक है जी, ओके। पर अब बैंकू भैया के लिए ये कौन हो गए? क्लाइंट हो गया ना, है ना। बैंक के लिए ये कौन हो गए भैया? बैंक के लिए कॉमियंस लिमिटेड क्या है? एक क्लाइंट है जिसने उधार दे रखा है, और अगर उधार दे रखा है यानी कि लायबिलिटी है। तो सेम अकाउंट अगर मैं कॉमियंस लिमिटेड की नजर से देखूंगा तो एसेट है, लेकिन अगर मैं बैंकू भैया बनकर देखूंगा तो मेरे लिए लायबिलिटी है, क्योंकि सामने वाला मुझ पे उधार दे रहा है, ठीक है। तो यहां पर बस यही चेंज आ जाता है। जाहिर सी बात है, अब कैशू भैया ने भैया क्या किया, बैंक में पैसे भेजे। तो होता क्या है कि भैया बैंक्स और कंपनीज में बहुत काम धंधे होते हैं, ऐसी छोटा मोटा काम धंधा नहीं है कि रोज का मतलब घंटों घंटों बात कर रहे हैं। तो यहां से क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कैशू भैया के पास कोई चेक आया, तो जैसे ही कैशू भैया के पास कोई भी चेक आएगा, अरे कैशू भैया के पास कोई भी चेक आएगा तो कैशू भैया क्या करेंगे? एंट्री कर देंगे, ठीक है जी। एंट्री कर दी इन्होंने। अब इन्होंने क्या कर दिया भैया? इसकी एंट्री कर दी। फिर उन्होंने अपने यहाँ पे जो भी इनके ऑफिस में होंगे या खुद किसी के थ्रू आपने क्या किया? इस चेक को अब बैंक में भेज दिया, चेक को अब बैंक में भेज दिया। अब आपको क्या लगता है कि उसी दिन पहुंच गया होगा? हो सकता है उसी दिन पहुंच जाए, हो सकता है उस दिन ना भी पहुंचे, है ना, कुछ भी हो सकता है। टाइमिंग डिफरेंस, यानी कि एक टाइमिंग डिफरेंस हो गया भैया। जब मुझे चेक मिला उसमें और इसमें एक टाइमिंग डिफरेंस हो गया। अब इस टाइमिंग डिफरेंस की वजह से क्या हो गया कि भैया यहां तो वो एंट्री आज ही हो गई। अब मान लो ये महीना खत्म होना था, आज 30 तारीख थी, ठीक है जी, 30 जून थी आज, ठीक है, खत्म। अब यहां पर जब तक पहुंचा, जब तक बैंकू भैया को चेक मिला और बैंकू भैया ने जब तक इसकी एंट्री की, बैंकू भैया ने जब तक एंट्री की चेक की, मान लीजिए 2 जुलाई हो चुका था। अब 2 जुलाई हो चुका था भैया, तो अगर मैं 30 जून तक के हिसाब से बनाऊं तो मेरे यहां पे इस चेक की एंट्री है, मान लीजिए मुझे रिसीव हो रहा था, तो मेरे को पैसे प्लस हो रहे हैं, ठीक है जी, मेरे को पैसे प्लस हो रहे हैं। तो मैंने 30 जून को 10,000 रुपए एग्जाम्पल के लिए प्लस कर दिया है। मान लीजिए चेक है हमारा 10,000 रुपए का। तो अब 30 जून को जो मेरा बैलेंस होगा वो इससे मैच कर रहा होगा क्या? नहीं कर रहा होगा। लेकिन अगर मैं 2 जुलाई तक का बनाता तो मैच कर सकता है। तो क्या होता है कि भैया ये कुछ डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं इन दोनों अकाउंट्स में, ड्यू टू टाइम डिफरेंस, ड्यू टू गलती। मान लीजिए किसी चीज को इन्होंने 2 बार डेबिट कर दिया, 1 बार करना था, या इन्होंने कर दिया, किसी ने भी, यानी कुछ एरर्स भी हो जाती हैं, या कोई बाय मिस्टेक कुछ डबल एंट्रीज हो जाती हैं। तो इसकी वजह से हमें यह समझ में आ रहा है भैया कि ये 2 बैंक अकाउंट एक कॉमन अकाउंट के ऊपर वर्क कर रहे हैं, ये अपने हिसाब से कर रहे हैं, ये अपने हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन दोनों एक ही अकाउंट पे वर्क कर रहे हैं, तो दोनों का बैलेंस सेम होना चाहिए। बट ड्यू टू देयर आर मेनी सर्कमस्टांसेस, देयर आर मेनी रीजंस, जिसकी वजह से ये सेम नहीं होते।
तो भैया जी कहीं कहीं कैशू भैया इस चीज का फायदा ना उठाने लग जाएं और धीरे धीरे पैसों का गमन ना करने लग जाए, ये कहकर अरे सर वो अगले महीने वाले में मैच हो जाएगा, डोंट वरी भैया अगले वाले महीने में मैच हो जाएगा, चिंता मत कीजिए, टाइमिंग डिफरेंस है। ऐसा बोल बोल के कहीं अपने अकाउंट में पैसे ना डालते रहे और 2 महीने बाद फुर्र हो गए, पता चला 2 लाख गायब हो गए। समझ रहे हो आप? तो इसीलिए रिसर्चर्स ने डिसाइड किया कि यार अगर ये डिफरेंस आ रहा है तो इसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि भाई आखिर ये डिफरेंस में क्या प्रॉब्लम है, क्यों ये सेम नहीं आ रहा, ताकि जो ओनर है, जो भी मैनेजमेंट है, वो चेक कर सके, अच्छा इसका है, अच्छा इसका है, अच्छा इसका है। फिर वो अगले महीने चेक करें ये जो चीजें बताई गई थी, क्या अब ये टाइमिंग डिफरेंस या एरर सब ठीक हो गई कि नहीं हो गई, है ना। तो इसीलिए एक स्टेटमेंट बनाया गया जो बैंक का रिकंसाइल करने वाला स्टेटमेंट है, यानी अपने बैलेंस को बैंक के बैलेंस के साथ रिकंसाइल करने के लिए एक ब्यौरा, एक फॉर्मेट बनाकर इसको अच्छे से प्रेजेंट करने को, दिखाने को बोला गया बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है जी, ओके भैया जी, चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब देख लीजिए साइलेंट फीचर्स, मैंने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है, क्यों इसकी जरूरत पड़ी, ये मैंने आपको बता दिया। तो साइलेंट फीचर्स क्या है? To reconcile will bring out any errors that might have been committed either in the cash book or in the purchase book, passbook। ठीक है, अच्छा ये भी ध्यान रखना है, इसको अपन कैश बुक बोलते हैं, है ना, कैशू भैया वैसे, और बैंकू भैया के पास जो बुक होती है उसे अपन पासबुक बोलते हैं। आपने ये अपने घरों में सुना भी होगा, है ना, घरों में आपने इसको सुना भी होगा। और ध्यान रखिएगा, वैसे तो रूल्स बहुत सारे लिख दिए जाते हैं, पर आप रट्टू तोता नहीं बनोगे, आप इंटेलोकॉमियंस हो, आप बस चीजों को समझ जाओगे, समझ कर अगर आप करोगे तो कितने ही ट्रांजेक्शंस क्यों ना आप सबका आंसर दे दोगे। आप में से बहुत लोग होते हैं भैया वो फॉर्मेट है ना जिसमें 15-16 पॉइंट हैं, 20 पॉइंट हैं, उनको पढ़ लो और उससे कर लो तो मजा आ जाता है। भैया वो 20 पॉइंट बता दो, प्लीज बात समझना, दिखा तो मैं दूंगा ही, लेकिन पॉइंट ये है कि भैया जी अगर मान लीजिए वो लाइन आप पढ़ कर गए और उसमें उन्होंने इधर से उधर वर्ड बदल दिया, तो आप तो वो रट्टा मार कर गए हो, फंस जाओगे, है ना। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, इसीलिए समझदारी से इस चैप्टर को करोगे ना तो आपको इजी लगेगा, रट के करोगे तो टफ लगेगा। और ये सच है, मैं ये नहीं कहता कि रटना गलत है, कभी कभी जरूरत पड़ती है, थ्योरी सब्जेक्ट में आपको रटना ही पड़ता है, तो ये क्वालिटी भी हमें चाहिए, लेकिन इस चैप्टर में नहीं चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर में अगर वर्डिंग्स बदल दी, किसी भी स्मार्ट बंदे ने सोचा कि यार सेम पैटर्न आता है, इसको थोड़ा चेंज कर देता हूं, उसने पैटर्न चेंज किया, आप फंस जाओगे। उन्होंने वर्डिंग चेंज किया, फंस जाओगे, क्योंकि आप रट के आए हो कि ऐसा लिखा होगा तो यही होगा। तो इसलिए समझदारी वाली चीजें जरूरी है ना, तो ये प्लीज ध्यान रखेंगे इस बात का। तो भैया जो कॉमर्स लिमिटेड बनाएगी उसे कैश बुक कहेंगे, जो भैया XYZ बैंक बनाएगा उसे पासबुक कहेंगे। ठीक है जी, तो बस यहाँ पे यही है, कोई एरर तो नहीं है, उसको रिकंसाइल करने के लिए अपन इसको बनाते हैं। या फिर भैया जी कोई अनड्यू डिले ऑफ द क्लियरेंस ऑफ चेक्स विल बी शोन अब बाय दी रिकंसिलिएशन, क्योंकि फिर रिकंसिलिएशन से ये पता चलता है कई चेक्स अभी भी रह गए हैं, क्लियर्ड नहीं हुए हैं, है ना, कई चीजें होती हैं। फिर रेगुलर रिकंसिलिएशन डिस्करेज अकाउंटेंट ऑफ द बैंक फ्रॉम एम्बेजमेंट्स, यानी चोरी से बचाता है। उसके दिमाग में वो शातिरपना नहीं आता कि भैया थोड़ा पैसों का गमन कर लेता हूँ, बोल दूंगा अगले महीने वाले स्टेटमेंट में दिख जाएगा बैंक रिकंसाइल कर रहा है और ये और वो, समझ गए। तो ये पॉइंट्स हैं। सो अब भैया इसके रीजन क्या है, कॉजेज ऑफ डिफरेंसेस, तो भैया मैंने बता ही दिए हैं आपको, कुछ होते हैं टाइमिंग डिफरेंसेस, कुछ होते हैं ड्यू टू एरर्स, है ना, तो ये आपके डिफरेंसेस बन सकते हैं। चलो भैया तो इसके अंदर और बढ़ते हैं। तो देखिए बैंक पासबुक इज मेयरली अ कॉपी ऑफ कस्टमर अकाउंट इन द बुक ऑफ बैंक, यानी पासबुक क्या है, कस्टमर का अकाउंट है कि कब कस्टमर के अकाउंट में पैसे आए, कब कस्टमर के अकाउंट से पैसे गए। ठीक है जी, नाउ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट व्हिच रिकंसाइल द बैलेंस एज पर कैश बुक विद द बैलेंस एज पर पासबुक और शोइंग ऑल द डिफरेंसेस। तो ये क्या है भैया, ये यही है जहां पर सारे ऑल कॉजेज ऑफ डिफरेंसेस बताए जाएं। वेरी सिंपल है। साइलेंट फीचर्स ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या है, तो ये अपन ने पहले ही पढ़ लिया है, ये वाला है। ठीक है जी, साइलेंट फीचर्स आपके यही सारे हैं। ओके, देख लीजिए आप। The reconciliation will bring out any error that may have been committed either in cash book or in passbook. Any undue delay in the clearance of check, then regular reconciliation discourage the accountant of the bank from embellishment. ठीक है जी। Now it helps finding out actual position of the bank balance. Actual position of the bank balance यहाँ पर पता चल जाता है। ठीक है जी, समझ गए। चलिए अब यहाँ पे डिफरेंस क्यों होता है, तो ये मैंने आपको वैसे पहले ही बता दिया। पहला तो है टाइमिंग डिफरेंस, दूसरा कोई ट्रांजैक्शन कम ज्यादा कर दिया, एरर्स, है ना। नाउ बैंक रिकंसिलिएशन में आपके पास 4 चीजें होती हैं। अब जरा इसको थोड़ा समझा देता हूं मैं ताकि फिर कोई दिक्कत ना आए। देखिए जैसे मान लीजिए ये मेरा कैश बुक है, ओके, ये मेरा क्या है, कैश बुक है। अच्छा भैया कैश बुक में ना 3 कॉलम पढ़ते हैं अपन, पढ़ाया भी अपन ने, डिस्काउंट, कैश और बैंक।
तो भैया इसमें क्या तीनों कॉलम बनेंगे कैश बुक में? नहीं, इसमें सिर्फ बैंक कॉलम। ठीक है जी, ये बात ध्यान रखना कि कैश बुक का बैंक कॉलम, क्योंकि सिर्फ हम बैंक से डील कर रहे हैं ना, तो बैंक कॉलम ओनली, बैंक कॉलम ओनली यही आता है। ठीक है जी, इसमें क्या आता है? कैश बुक में बैंक कॉलम ओनली आता है और कुछ नहीं आता। ठीक है जी, कैश बुक में जो आएगा सिर्फ और सिर्फ बैंक कॉलम। ठीक है जी, ओके भैया जी, चलो भैया आगे बढ़ो तनिक, हल्ले हल्ले। चलो ये तो हल्ले हल्ले आगे बढ़ते हैं, है ना, बढ़ जाए। तो ये लीजिए, तो ये मान लीजिए डेबिट साइड है, मान के लीजिए, मतलब यही होता है, और ये क्रेडिट साइड है। ठीक है, तो ये कैश बुक का बैंक कॉलम है ना, तो मैं यहां पे ऐसे लिख दे रहा हूं कैश बुक, आप समझ जाना कि बैंक कॉलम ओनली ऊपर लिख दिया मैंने, है ना। ठीक है जी, अब समझना बात को, है ना। ठीक है जी, समझना बात को। जाहिर सी बात है भैया, कैश बुक है तो ये अपना बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड इस साइड दिखाएगा। ठीक है जी, बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड इस साइड दिखाएगा। पर भैया बैंक में आपने पढ़ा होगा, जब 11th में आपने पढ़ाई की होगी या कभी भी, कि भैया नेगेटिव बैलेंस भी हो सकता है, बैंक ओवरड्राफ्ट भी हो सकता है। यानी कि भैया इस केस में आपके पास बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड भी आ सकता है। कैसे भैया? जब ओवरड्राफ्ट का केस होगा तो बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड भी आ सकता है। ये लो मैं यहां पे लिख देता हूं, बैंक ओवरड्राफ्ट, आपको याद रहेगा, है ना। हो सकता है कि नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, समझ रहे हो आप। ये कैशू भैया की नजर से अगर देखें तो भैया दिस इज कॉल्ड डेबिट बैलेंस। ठीक है जी, और इसी को बोलते हैं फेवरेबल बैलेंस। ठीक है जी, ये क्या है भैया? डेबिट बैलेंस है, जिसको फेवरेबल बैलेंस बोला जाता है। ठीक है जी, प्लीज अपने दिमाग से ये बात निकाल देना कि भैया जी 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 भैया जी, अरे भैया जी, मैंने कहा हाँ जी, रुक तो जाओ थोड़ा, रुक जाओ जरा। चलो भैया, ठीक है, तो बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, बैंक ओवरड्राफ्ट है, क्रेडिट बैलेंस है। भैया जी बैंक ओवरड्राफ्ट में नेगेटिव बैलेंस होता है कि नहीं होता? याद कीजिए, अगर आपके बैंक में 10,000 रुपए है, आपने वहां से 15,000 निकाल लिए। आप में से कुछ लोग कह सकते हैं, अगर उन्होंने 11th में नहीं पढ़ा होगा कमल, भैया कैसी बात कर रहे हो, ये कौन सा बैंक है जहां 10,000 जमा करके 15,000 निकाल सकते हैं? हमें भी बता भाई, आज से अपन भी वही लाइन लगा लेते हैं। तो देखो, अपने को तो नहीं मिलेंगे, लेकिन जो बिजनेसमैन होते हैं ना, क्योंकि बिजनेस एक्टिविटीज बढ़ानी है, बिजनेसमैन ही तो अकाउंट्स होल्ड करते हैं, उनसे बैंक्स को फायदा होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं ना, बैंक्स को काफी फायदा होता है, बहुत सारी चीजें बिजनेसमैन और बैंक के बीच में डीलिंग होती है, एक बिजनेस एनवायरनमेंट बनाना है, इकोनॉमी को चलाना है, तो ये सब चीजें होती हैं। तो उनको एक फैसिलिटी मिल जाती है, सभी को नहीं लेकिन कई लोगों को मिल जाती है, कि अगर आप चाहो, जैसे क्रेडिट कार्ड है, कि कभी कभी अगर आप चाहो तो आपको बैलेंस ज्यादा भी मिल सकता है, जितना आपका अकाउंट बैलेंस है उससे ज्यादा पैसा भी आप ले सकते हो। तो ऐसा बैंक के साथ सिर्फ होता है, ध्यान रखिएगा, सिर्फ बैंक कॉलम की बात हो रही है। कैश कैन नॉट बी नेगेटिव, है ना, या तो कैश होगी या तो नहीं होगी, नेगेटिव नहीं होगी। ठीक है जी, तो भैया जी यहां पर अगर 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 बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड इस साइड पर है तो ये डेबिट बैलेंस कहलाता है, ये फेवरेबल बैलेंस होता है, और अगर बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड इस साइड है तो इसे क्रेडिट बैलेंस कहते हैं, और ये बैलेंस अनफेवरेबल होता है। ठीक है जी, अब यही चीज यही चीज यही चीज यही चीज यही चीज यही चीज ये तो कैशू भैया के साथ है। अब XYZ बैंक, जब XYZ बैंक के बैंकू भैया जब एंट्री करेंगे तो वो कैसे करेंगे? तो भैया उनके लिए तो लाइबिलिटी है ना, ये उनके लिए तो लाइबिलिटी है, उनके लिए क्या है? लाइबिलिटी है। तो भैया ये होगा डेबिट साइड, ये हो जाएगा क्रेडिट साइड। ठीक है, अब उनके लिए भी यहां पर टू ब्रॉड फॉरवर्ड आएगा, लेकिन 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 उनके साथ, अरे
उनके साथ ये अन वर्ड हट जाएगा। चलिए ठीक है, और यहां पर अब की बार यहां पर अनवर्ड आ जाएगा। ठीक है जी, और इसको मैं थोड़ा अलग कलर में कर देता हूं ताकि आपकी नजर इस बात पे बनी रहे। चलो भैया जी, अब समझाने वाला काम करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा भैया जी। तो यानी कि भैया यहां पर अगर आप ध्यान दोगे तो चार सर्कमस्टांसेस बन सकते हैं। या तो भैया कैश बुक का डेबिट बैलेंस होगा, या तो कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस होगा जिसको अनफेवरेबल कहते हैं, या तो फिर आपके पास ये पासबुक है ना, मैं ऊपर पासबुक लिख दे रहा हूं ताकि आपको ध्यान रहे। ये पासबुक एक्चुअली क्लाइंट अकाउंट है, मैं यहाँ पासबुक लिख दे रहा हूं ताकि आपको ध्यान रहे ये बैंक अकाउंट बना रहा है ना, वरना ये पासबुक क्लाइंट का अकाउंट होता है ना। ठीक है जी, तो भैया जी यहां पर भी दो बैलेंस हो सकते हैं, ब्रॉड फॉरवर्ड और मतलब डेबिट साइड ब्रॉड फॉरवर्ड और क्रेडिट साइड ब्रॉड फॉरवर्ड। तो ध्यान से समझना है ना, अभी मैं कैशू भैया हूं, ठीक है, ये वाला भैया हूं मैं। अगर मेरा पैसा किसी के ऊपर बकाया है, मेरा पैसा अगर बैंक के पास है तो दैट इज एसेट फॉर मी, आई हैव अ डेबिट बैलेंस, एसेट इज डेबिट बैलेंस। तो इसीलिए ये फेवरेबल बैलेंस कहलाता है, ये अच्छी बात है, ये डेबिट बैलेंस है। लेकिन भैया जी अगर मैंने उनसे 10,000 की जगह 12,000 ले लिए तो 2,000 का क्रेडिट बैलेंस हो गया। अब बैंक वालों का मुझ पर उधार है, बैंक वालों का मुझ पर उधार है, अगर मैं कैशू हूं और क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट साइड पर आता है, इसको अनफेवरेबल बैलेंस कहते हैं, क्योंकि ये था तो एसेट अकाउंट ना, एसेट अकाउंट था। अब मैंने ज्यादा पैसा ले लिया तो एक तरीके से क्रेडिट बैलेंस हो गया, इसको अनफेवरेबल बोलते हैं। ठीक है जी, कैशू भैया के केस में। अब बारी आती है इधर। ठीक है जी, अब बारी आती है इधर। इधर पे क्या होगा भैया जी, अब मैं हूं भैया जी बैंकू भैया। अगर कोई मुझे उधार देता रहता है तो मैं बैंकू हूं भैया, ध्यान रखना। लायबिलिटी मेरे लिए पॉजिटिव बैलेंस है। लायबिलिटी का पॉजिटिव बैलेंस कब होता है? लायबिलिटी का पॉजिटिव बैलेंस होता है जब क्रेडिट बैलेंस होता है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? फेवरेबल बोलते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए भैया मेरा कस्टमर मुझसे ज्यादा पैसे ले गया, तो अब बैंकू भैया हूं मैं, बैंक हूं, है ना, मेरा उस पर हक आ गया कि भैया पैसे चुका देना, एक्स्ट्रा पैसा लेकर गए हो। तो ऐसे केस में फिर ये अनफेवरेबल बैलेंस है। अब कई लोगों के मन में आता है भैया अगर बैंक के लिए कोई चीज एसेट है तो उसके लिए तो फेवरेबल होना चाहिए। नहीं, बैंक लायबिलिटी नेचर का है ना, तो लायबिलिटी नेचर के लिए फायदे की बात क्रेडिट बैलेंस है और डेबिट बैलेंस घाटे की बात है, क्योंकि मेरे को तो वैसे आपको होगा कि अरे भैया पैसा है तो वहां से वापस आएगा, लेकिन लायबिलिटी के लिए आप फेवरेबल बैलेंस क्रेडिट को मानते हो, डेबिट को नेगेटिव बैलेंस मानते हो, और नेगेटिव बैलेंस का मतलब है अनफेवरेबल बैलेंस। ठीक है जी, समझ गया आप मेरी बात। अब अगर मैं आपसे कहूं, अब ट्रांजैक्शन ले लेते हैं कि एग्जांपल के लिए, फर्स्ट कैश, सॉरी कैश से तो फर्क ही नहीं पड़ता, चेक रिसीव्ड फ्रॉम मोहन। ठीक है जी, ₹10,000 हमें चेक रिसीव हो गया, मान लीजिए पैसे मिल गया हमें, तो हमें चेक रिसीव हो गया, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर आऊंगा, टू मोहन एंट्री कर दूंगा। ठीक है जी, रिसीव होगा, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन, मेरा पैसा आ गया। ठीक है, अब जब मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा, अब ये चेक में दे दूंगा किसको? बैंक को। कहूंगा कि भैया अकाउंट में पैसा डाल दो, मेरा अकाउंट बैलेंस बढ़ा दो। तो बैंक के पास ऑलरेडी जो भी पैसा था वो तो था ही, 10,000 का और उधार आ गया, है ना, बैंक के पास और उधार आ गया, क्योंकि उसका क्लाइंट अगर मांगेगा तो वापस करना पड़ेगा। तो बैंक के पास एंट्री क्या होगी, यहां पर हो जाएगी बाय मोहन। आ रही है बात समझ में? ऐसे ही भैया अगर पेमेंट करना पड़ गया, अमाउंट पेड टू सोहन थ्रू चेक, ठीक है जी, थ्रू चेक। तो पे कर रहे हो भैया, तो आपका यहां पर आ जाएगा बाय सोहन। क्यों? एंट्री क्या हो जाएगी? सोहन टू बैंक। ठीक है, ऐसे ही अब जब यहां बारी आएगी और वो चेक, वो आदमी हमारे पास आएगा और कहेगा भैया ये लो चेक और इस बैंक के पैसे मुझे दे दो, ये जो भी अकाउंट है इसमें से मुझे दे दो, क्योंकि मुझे इनको पे करना है, मतलब वो मुझे पे करेंगे तो आप अपने बैंक से पैसे निकाल के मुझे दे दो। यानी जैसे ही चेक डिपॉजिट होगा, मेरे बैंक वाले को यानी कि बैंकू भैया को पैसे निकाल के देने होंगे। ठीक है जी, तो पैसे निकाल के देने होंगे, तो इनके लिए क्या होगी, एक तरीके से लायबिलिटी कम होगी। तो एंट्री क्या हो जाएगा यहाँ पे, मान लीजिए टू सोहन के नाम से, और पैसे कट जाएंगे।
ठीक है। तो अगर आप नोटिस कर रहे होगे, तो भैया जो चीज यहां पर डेबिट में आ रही है, भैया हमें ध्यान दिख रहा है कि जो चीज यहां पर डेबिट में आ रही है वही चीज यहां पर क्रेडिट में आ रही है। यानी ये मिरर रिफ्लेक्शन ही तो है। मेरा लेफ्ट, आपका राइट है। यहां उंगली कर रहा है मतलब ये नहीं, मेरा लेफ्ट, जिस तरफ मेरा लेफ्ट है उस तरफ आपका राइट है, और जिस तरफ मेरा राइट है आपका लेफ्ट है, बस यही पॉइंट है। तो देखिए जब मैं यहां पर पेमेंट कर रहा हूं तो मेरा क्रेडिट साइड पे आ रहा है और यहां पर वो चीज डेबिट साइड पर आ रही है। ठीक है जी। तो बस यही गेम हमें इसमें समझना होता है ना। ठीक है जी। अब अगर मान लीजिए टाइम डिफरेंस हो गया और चेक रिसीव्ड फ्रॉम मोहन है, मैंने इसमें 10,000 रुपए जोड़ दिए, यहां पर नहीं जोड़े, तो ये 10,000 कम दिखाई देगा कि नहीं देगा। तो यही मुझे एक बीआरएस स्टेटमेंट बनाना है जहां पर मैं ये डिफरेंसेस को दिखा सकूं, इसी को बीआरएस कहते हैं। बस खत्म बात। चलिए, तो यहां पर 4 प्रकार के आपको बैलेंसेस मिल सकते हैं भैया। सबसे पहला बैलेंस डेबिट बैलेंस कैशबुक का, ठीक है जी, और फिर क्रेडिट बैलेंस पासबुक का। फिर अगर नेगेटिव बैलेंस है तो क्रेडिट बैलेंस कैशबुक का और डेबिट बैलेंस पासबुक का। ये दोनों आपके पास अनफेवरेबल होते हैं, ठीक है जी, और ये फेवरेबल बैलेंस माना जाता है। तो कई बार वो लोग ऐसे वर्ड यूज कर लेते हैं, ऐसे डेबिट क्रेडिट नहीं लिखते, फेवरेबल अनफेवरेबल बोल देते हैं। तो ध्यान रखना इस बात का, है ना। ठीक है जी। तो थ्योरी मेरे हिसाब से मैंने खत्म करा दी है। अब फटाफट अपन इसके क्वेश्चंस करते हैं और इस चैप्टर को टाटा बाय बाय कर देंगे। ठीक है जी। चलिए आइए, प्लीज आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने मान लीजिए 11th में नहीं पढ़ा हुआ है तो वन शॉट्स अवेलेबल है, आप उसे पढ़िए, आपको वहां डिटेलिंग में मिल जाएगा। यहां पर हमारा पर्पस ये है कि हम आपको कम टाइम में ब्रिज तैयार कर दें। अगर आप 12th में हैं और आप सीए करना चाहते हो तो भूल गए हो तो उसको, है ना। लेकिन अगर आपने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, आप कॉमर्स वाला चैनल पे जाओगे, जितने भी सब्जेक्ट्स आपके सीए में कॉमन होंगे उन सभी के ऊपर कोई ना कोई शॉर्ट्स मिलेंगे, आपको वन शॉट मिलेंगे, अच्छे से बताया होगा, तो आपको वो देखना पड़ेगा, है ना। मैं यहाँ सिर्फ रिवाइज कराने के लिए ही हूँ। फिर भी मैंने काफी डिटेलिंग में पढ़ाया है कि अगर कोई साइंस का बच्चा देखे तो उसको भी समझ में आए, आर्ट्स का बच्चा देखे तो उसको भी समझ में आए। हालांकि आर्ट्स का तो मुझे मुश्किल लग रहा है, साइंस के कुछ लोगों ने जरूर मैसेज किया था, तो आई एम होपिंग कि शायद उनको समझ में आ रहा होगा। नाउ देयर आर 2 मेथड्स ऑफ रिकंसाइलिंग द बैंक बैलेंस। भैया सबसे पहला मेथड है विदाउट प्रिपरेशन ऑफ एडजस्टेड कैश बुक। इसमें हम सिर्फ और सिर्फ बीआरएस बनाते हैं, ओनली बीआरएस। इसके अंदर क्या होगा भैया, सिर्फ बीआरएस बनाएंगे। ओके, तो इसमें हमें क्या करना पड़ता है, इसमें हम बीआरएस स्टेटमेंट बनाते हैं और उसी के अंदर सारी चीजों को लिख देते हैं, ठीक है, जो भी डिफरेंसेस आते हैं। दूसरा मेथड होता है भैया आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ एडजस्टेड कैश बुक। यानी कि मान लीजिए अगर कैश बुक डबल टाइम डेबिट हो गया तो आप एक टाइम क्रेडिट कर दो, यानी एडजस्ट कर दो। तो यहां पर हम 2 चीजें बनाते हैं। पहले बनाते हैं एडजस्टेड कैश बुक, यानी कि अगर कोई भी गलती या कुछ भी चीजें रह गई हैं क्या बोलते हैं कैशू भैया के थ्रू, तो कैशू भैया उसकी एंट्री डाल देंगे, ठीक है जी। तो एडजस्टेड कैश बुक। और कुछ चीजें होती है जो टाइमिंग डिफरेंस की वजह से होती है, यानी कि भैया कैशू भैया को अभी चेक मिला नहीं तो एंट्री तो नहीं कर सकते, है ना, या फिर बैंक में वो चेक पहुंचा नहीं तो कैशू भैया उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो कुछ डिफरेंसेस फिर ओनली बीआरएस में रह जाते हैं, ठीक है। तो जो कैशू भैया, एडजस्टेड कैश बुक का मतलब है जो ठीक किया जा सकता है कैश बुक में उसे ठीक कर दो, जो ठीक किया जा सकता है, जो ठीक किया जा सकता है कैश बुक में उसे ठीक कर दो। बात खत्म, ठीक है जी। और बाकी जो बचा फिर वो बीआरएस में दिखा देंगे। तो इस मेथड में ये होता है। नॉर्मली जब आपका ईयर एंड होने वाला होता है ना तो आपको ये बनाना ही पड़ता है। तो एडजस्टेड कैश बुक तब बनता है जब आपका ईयर एंड हो रहा हो, ठीक है जी। ओके, चलिए अब इसमें कुछ पॉइंट्स आते हैं भैया, वो प्लस माइनस क्या होता है। तो देखो जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं आपको सारी बात बता दूंगा, है ना। इसलिए मेरा मानना है, देखो मैं हमेशा कहता हूं कि रटने की जहां जरूरत है वहां रटो, जहां जरूरत नहीं है वहां मत रटो। ये चैप्टर रटने के लिए है ही नहीं। आपकी एक समझ पैदा हो जानी चाहिए कि भैया कैश बुक में अगर आज आपने प्लस कर दी कोई चीज, ठीक है, और बैंक बुक में उसको प्लस नहीं किया, अब आपको एंट्री दिखानी, तो वो डिफरेंस आपको दिखाना पड़ेगा। प्लस या माइनस वो डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सी बुक है, ठीक है जी। तो वो मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा। तो एक यहां पर भी, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि भैया क्यों कहीं और जाएं, हम हमारे पास अवेलेबल है, आईसीआई ने इतना अच्छा मटेरियल दे रखा है तो सब कुछ देखो भाई। तो यहाँ पर देखिए एक फॉर्मेट बना हुआ होगा, तो मैं उसमें आपको दिखा देता हूँ, ठीक है जी। वो जो होता है ना, कई लोगों की हैबिट होती है कि भैया कुछ पॉइंटर्स बताओ, ये और वो और वो और वो। तो देखिए ये रहे। परंतु मैं क्यों कहता हूँ कि इसको रट मत लो, क्योंकि रट लोगे ना तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। रट लोगे तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि अगर मान लीजिए यहाँ लिखा है चेक डिपोजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, चेक डिपोजिट हुआ है बट क्लियर नहीं हुआ। अब अगर इन्होंने यहाँ इन दी कैश बुक, इन दी परचेज बुक नहीं लिखा, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर हमारे पास कैश बुक होगा तो वहां नहीं होगा, यहां नहीं होगा, ऐसे करके चल रहा होता है। इसलिए आपको सिर्फ एक समझदारी प्रिंट करनी है, ठीक है।
तो देखिए अब मैं आपको बता देता हूं, यहां पर आपको आराम से हर चीज मिल जाएगी प्लस और माइनस, बट यहां पर क्या होगा, अगर आप रटने जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं बस आपको समझाना चाहता हूं, ठीक है। तो कुछ छोटी मोटी बातें मैं आपको समझाता हूं ताकि हम क्वेश्चंस को शुरू कर पाए, है ना, ठीक है जी। अगर आपको देखना ही है, आपको शौक है 20 पॉइंटर का, तो इसकी फोटो खींच लेना भैया, इंस्टीट्यूट की बुक में है, सब कुछ लिखा हुआ है, क्या डेबिट क्या क्रेडिट। लेकिन आप जब इसको समझने जाओगे तो जब तक आपके पास कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं आएगी आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो अब कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मैंने आपको ये दिखा दिया है ना, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए क्या करें भैया, तो देखिए बहुत सिंपल सी चीज है। देखो दो बातें तो आपको ध्यान रखनी है, चेक डिपॉजिटेड, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास कैश बुक है ना, ये मेरे पास कैश बुक है, ये मेरे पास पासबुक है, ओके, ये मेरे पास कैश बुक है, ये मेरे पास पासबुक है, और यहां बीच में बीआरएस है, ठीक है। अब बीआरएस भी क्या होता है, दो तरीके से बनती है, ठीक है जी। ये मेरे पास कैश बुक है, ये मेरे पास बीआरएस है, और ये मेरे पास पासबुक है, ठीक है जी। बहुत सिंपल काम है, ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है, ध्यान से देखेंगे ना। ये मेरे पास ट्रांजैक्शन है पहला, चेक डिपॉजिटेड इन कैश बुक बट नॉट क्लियर्ड। इसका मतलब क्या हुआ, चेक कैश बुक में डिपॉजिट है, ठीक है जी। ये पहला वाला जो है ये भैया कैशू भैया के हाथ में है, ये वाला जो है ये कैशू भैया के हिसाब से अपन चल रहे हैं, ठीक है जी। और ये वाला जो है ये बैंकू भैया के हिसाब से चल रहे हैं, ठीक है जी। ये किसके हिसाब से चल रहे हैं, बैंकू भैया यानी पासबुक, है ना, ओके जी, ठीक है जी। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा भैया जी, चेक डिपॉजिटेड इन कैश बुक बट नॉट क्लियर्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि भैया मैंने यहां पे प्लस कर दिया है 10,000, ठीक है, और पासबुक ने कुछ भी नहीं किया, पासबुक ने कुछ भी नहीं किया, क्यों, बट नॉट क्लियर्ड यानी कि पासबुक के पास नहीं पहुंचा। अब मुझे क्या करना है भैया, मुझे इन दोनों बैलेंसेस को मैच कराना है। मैं हूं कैशू, मैं कौन हूं, कैशू। कॉपी कैट का मतलब क्या होता है, मैं वही समझा रहा हूं, मैं कौन हूं, कैशू हूं भैया। यानी कि मेरे को पास चेक आया भैया, मैंने अपने यहां प्लस की एंट्री डाल दी, डिपॉजिटेड का मतलब प्लस होता है, पैसा मुझे मिल रहा होगा, ठीक है जी, ठीक है जी। अब मैंने प्लस की एंट्री डाल दी, पासबुक वाले भैया तक नहीं पहुंचा, कैसे पता नहीं पहुंचा, लिखा है बट नॉट क्लियर्ड। तो यानी कि पासबुक वाले भैया के पास नहीं पहुंचा तो उन्होंने चेक क्लियर नहीं किया है, अभी क्लियर करेंगे तभी तो हमारे पास पैसा आएगा, ठीक है जी। या बट नॉट बैंक्ड ऐसा लिखा हुआ होगा, आप समझ जाओगे कि भैया इसका मतलब बैंक ने एंट्री नहीं की। तो हमने प्लस कर दिया 10,000, उन्होंने नहीं किया, अब क्या करें, तो मुझे ये डिफरेंस बीआरएस में दिखाना पड़ेगा। अब बीआरएस में मैं क्या दिखाऊं, प्लस दिखाऊं कि माइनस दिखाऊं, तो ये गेम है यहां पर देखिए। अब मुझे अगर बैलेंस मैच कराना है तो मैं इसको नहीं चेंज कर सकता, मैं पासबुक वाले के पास जाके नहीं कहूंगा वो पासबुक वाले 10,000 रुपए जरा ऐड कर, वो कह रहा है भैया चेक अभी पड़ा हुआ है डस्टबिन, डस्टबिन कह रहा हूं सॉरी, मतलब उनका एक डिपॉजिटेड वो होता है, डस्टबिन नहीं कहना चाहिए सॉरी, मतलब उनका एक डब्बा होता है, ड्रॉप बॉक्स कहते हैं उसको, उसमें पड़ा हुआ रहता है, जब तक उस तक नहीं पहुंचेगा वो कैसे एंट्री डाल देगा। और आप डेली फोन थोड़ी करते रहोगे उसको, क्या सुन 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 यार 10 चेक जाने जरा डाल दियो, अरे जरा डाल दियो, अगर बहुत इंपॉर्टेंट हो तो फोन करते हैं, हर चेक के लिए नहीं करते हैं ना, कुछ बहुत बड़ा ही है, करोड़ों का अमाउंट होता है, अलग पॉइंट है ना, वरना फिर तो बैंक खुद ही कहेगा हाँ भैया जी कहाँ है वो चेक यार जरा भेज दो, मैं एंट्री डाल देता हूँ उसकी, है ना, नॉर्मली नहीं डालते। तो यहां पर जो कॉपी कैट कहने का मतलब है वो यही है कि मैं भैया कैशू हूं, मैंने देखा कि अरे उसने तो एंट्री ही नहीं की, अरे उसने तो एंट्री ही नहीं की, अरे उसने तो एंट्री ही नहीं की, मैं क्या करूं, अरे मैंने तो एंट्री कर दी, तो भैया मैं बीआरएस में दिखा दूंगा माइनस 10,000, बात खत्म। तो अगर मैं कैश बुक बना रहा हूं और मैंने ऐसा हुआ होगा तो मुझे सिर्फ बीआरएस वाला काम करना है, ठीक है, ये मैं आपको दिखा रहा हूं, इंपैक्ट दिखा रहा हूं इसलिए तीनों बना रहा हूं, मुझे सिर्फ बीआरएस वाला काम करना है और कुछ नहीं करना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस कर देना पड़ेगा, बात खत्म हो जाएगी, ठीक है भैया जी, ठीक है। अब यहीं पर अगर मैं बैंकू होता भैया, इसी ट्रांजैक्शन में, फर्स्ट ट्रांजैक्शन में मैं अगर बैंकू होता तो मैं क्या करता। अब मैं बैंकू हूं भैया, मैंने क्या देखा भैया, मैंने देखा कि भैया कैशबुक वाले ने 10,000 रुपए प्लस कर दिए। भैया आपने कैसे देखा, अरे क्वेश्चन कह रहा है ना भाई, और आपने कुछ नहीं किया क्योंकि आपके पास चेक आया ही नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने, अब देखो बीआरएस में डाल रहे हैं अपन 10,000 रुपए, इसका मतलब ये नहीं कि कैशू भैया ने अपने में से 10,000 माइनस कर दिए, भाई प्लस तो होने हैं, चेक मेरा है मुझे मिलेगा, तो उसने अपने अकाउंट में कुछ नहीं किया, बीआरएस में 10,000 रुपए माइनस में दिखा दिए ताकि डिफरेंस दिख जाए। अब देखो यहां पर, अब इन्होंने क्या किया भैया जी, ये भैया 10,000 ऐड कर चुके, अब मैं बैंकू भैया हूं, बैंकू भैया, अब मुझे कॉपी करना है। मैंने कहा यार वो कैशू ने तो 10,000 प्लस कर दिए, मैंने तो नहीं किए। अब आपके मन में आएगा तो कर दो भाई प्लस, नहीं भैया चेक मिला थोड़ी अभी अपने को, हमको इसके डिफरेंस को मैच कराना है। तो अपन देख रहे हैं अरे यार क्या करें भाई, तो एक काम करो इसको बीआरएस में डाल दो। तो उसने प्लस किया तो बैंकू भैया भी अपने यहां क्या करेंगे, प्लस करेंगे 10,000। तो जो कॉपी कैट है वो क्या है, मैंने प्लस कर दिया, उसने कुछ नहीं किया, तो मुझे माइनस करना पड़ेगा क्योंकि मैं कैशू हूं।
लेकिन अगर मैं बैंकू हूं, कैश बुक वाले ने प्लस कर दिया, मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि अभी मुझे चेक रिसीव नहीं हुआ है, तो मैं इसको बीआरएस में प्लस 10,000 दिखा दूंगा। यानी ये देखो कॉपी कर रहा हूं मैं, यहां पर क्या हुआ 10 प्लस किया था, इसने कुछ नहीं किया तो मैंने माइनस 10,000 किया। दिस इज कॉल्ड कॉपी कैट। इसलिए मैं कहता हूं कि चैप्टर कॉपी कैट वाला है। अब आपको इसमें बेसिकली समझना क्या था, क्या आपको इतने सारे रूल समझने की जरूरत है? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, तो देखो फेवरेबल बैलेंस है कैश बुक का तो माइनस, ये अनफेवरेबल तो अपोजिट हो जाता है, ये फेवरेबल बैलेंस है तो ऐड, तो पासबुक में ऐड किया, कैश बुक में माइनस किया, अनफेवरेबल में अपोजिट कर देना है। अनफेवरेबल कुछ अलग सी बात नहीं, अपोजिट कर देना है, बात खत्म। ठीक है जी, ओके भैया जी, सिंपल सा पॉइंट है। अब क्योंकि यहां पर अगर मैंने ये चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर लिखवा दिया आपको, अब आप इस तरीके से रट के चले गए, ठीक है, इस तरीके से रट के चले गए भैया, आप तो रट के आ गए हो। मैंने यहां लिख दिया भैया सेकंड ट्रांजैक्शन चेक डिपॉजिटेड। अब यहां पे वैसे कहीं बैंक का तो लिखा तो हुआ नहीं है, चेक डिपॉजिट इनटू बैंक करके कहीं नहीं लिखा ना, हाँ ठीक है, हाँ ये रहा ना, चेक डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन बैंक। तो कई बार यहां से लोग कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली क्या होता है अगर कोई लैंग्वेज घूम गई तो चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। भैया चेक डिपॉजिट हो चुका है बैंक में पर कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, यानी डिपॉजिट बैंक का मतलब है कि इसने अपने यहां प्लस कर दिया 10,000 पर कैश बुक पे नहीं पहुंचा, तो कैश बुक वाले ने कोई एंट्री नहीं की। तो अब कैशू भैया क्या करेंगे, क्या अपने कैश बुक में 10,000 जोड़ देंगे? नहीं, जब तक उसको चेक नहीं मिलेगा तब तक तो नहीं जोड़ सकता वो, तो फिर भैया वो यहां जोड़ेंगे 10,000। क्यों? क्योंकि भैया मैं कौन हूं, कैशू हूं, और मैंने देखा कि पासबुक वाले भैया ने 10,000 जोड़ दिए, मैंने नहीं जोड़ा तो बीआरएस में जोड़ दूंगा, कॉपी कैट हो गया। पर इसका उल्टा असर होगा बैंकू भैया पे। क्यों? क्योंकि बैंकू भैया देख रहे हैं कि भाई मैंने तो 10,000 प्लस कर दिए, और इन्होंने कुछ नहीं किया, तो मैं बीआरएस में क्या दिखाऊं, क्योंकि डिफरेंस तो आ रहा है, तो कुछ नहीं, माइनस 10,000 कर दो, बस इतनी सी कहानी है। ऐसे ही फिर इशूड के साथ हो जाता है थर्ड। अब क्या होता है कि मान लीजिए अगर ऐसा ही आ गया, तब तो ये आपको इसके अंदर दिख रहा है, तो आप रट के चले जाओगे, बात बन जाएगी। लेकिन अगर इससे अलग पॉइंट आ गया तो फिर आप क्या करोगे, तो वहां समझदारी की जरूरत है। तो आप इसको पढ़ जरूर लेना, लेकिन समझदारी से करोगे तो बिना पढ़े भी आप इसके आंसर्स दे सकते हो, पर पढ़ जरूर लेना भैया, क्योंकि कई लोगों को याद ना रहे तो इसलिए मैंने आपको दिखा दिया है। लेकिन प्लीज ये चैप्टर है समझदारी का, ये बात ध्यान रखना। अब मान लीजिए आया चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, भाई चेक इशू तो हुआ बट प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट का। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब कि मान लीजिए कोई कस्टमर था, मुझे उसको पे करना था, मैं कंपनी वाला हूं, है ना, कंपनी वाला हूं मैंने उसको चेक काट के दे दिया, मैंने कहा हाँ भाई कैशू भाई एंट्री डाल दो, चेक काट के दे रहा हूं मैं, मतलब वो समझ जाएगा कि चेक ऐसे होकर जाता है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट से होकर जाता है सब कुछ, तो भैया जी वो चेक की माइनस की एंट्री डालेगा। इशूड का मतलब मैंने चेक दिया है तो मेरे अकाउंट से पैसे निकालेगा, मतलब मुझे पेमेंट करनी है। डिपॉजिट का मतलब होता है चेक मुझे मिला है यानी मैं प्लस करूंगा, और इशूड मतलब मैं उसको दे रहा हूं चेक तो मेरे अकाउंट से माइनस होगा। तो भैया जी मैंने क्या किया, सेकंड था ये, थर्ड, मैंने अपने यहां माइनस 10,000 कर दिया। अब वो आदमी बैंक के पास पहुंचा ही नहीं अभी तक चेक लेकर के, भैया ये फलाना आदमी का चेक है, आपके उसमें अकाउंट है, जरा पैसे निकाल के मुझे दे दो। वो पहुंचा ही नहीं, मतलब उसने कहा कि यार 90 दिन का चेक होता है, अभी करेंगे यार 10-15 दिन बाद, अभी थोड़ा कुछ और काम है, तो उसने एंट्री डाली नहीं। अब आपने माइनस कर दिया, उसने कुछ भी नहीं किया, आपने माइनस कर दिया, उसने कुछ भी नहीं किया, तो आपको क्या करना पड़ेगा ठीक करने के लिए, बीआरएस में प्लस 10,000 करना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? ठीक है। अब भैया जी अगर मैं बैंकू भैया होता तो मैंने कुछ नहीं किया और कैशबुक वालों ने माइनस कर दिया 10,000, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा भैया? सिंपल आंसर है, क्या करना पड़ेगा भैया? प्लस करना पड़ेगा, प्लस 10,000, वेरी सिंपल। ओ सॉरी, माइनस 10,000, उन्होंने माइनस किया तो आप भी माइनस 10,000 करोगे, सिंपल सी बात है भैया, बात खत्म, मामला हजम भैया, बात खत्म, मामला हजम भैया, बात खत्म, मामला हजम। ठीक है, डन। चलिए, तो ये बेसिक्स काफी बेसिक से मैंने बता दिया है, आई होप कि आपको रिवाइज हो गया होगा। अब करते हैं सवाल, है ना। अब देखो मैंने क्यों कहा था कि इसको नहीं पढ़ना, वो मैं सवाल दिखा के आपको बता देता हूं। मतलब पढ़ना है लेकिन उस पर भरोसा करके सिर्फ उसी पे डिपेंडेंट मत हो जाना कि बस ये 14 पॉइंट आ जाए यार तो मजा आ जाएगा बीआरएस में। ठीक है, आपको लॉजिकली चीजों को समझना है। आइए अब अपन क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व फॉर्मेट में है, अपन यहां पे मिलकर इसको सॉल्व करेंगे और फिर देखेंगे कि वो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 10। ठीक है, आप बुक में देखोगे आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वैन निक्की की जगह निक्कू कर दें क्या? निक्कू एंड कंपनी,
ठीक है। तो वैन निको एंड कंपनी रिसीव बैंक स्टेटमेंट शोइंग अ फेवरेबल बैलेंस, भैया फेवरेबल बैलेंस बोल रहा है 10,39,200 फॉर पीरियड एंडेड 30 जून 2022। अब देखो क्या इन्होंने डेबिट और क्रेडिट बोला, नहीं बोला ना, फेवरेबल बोला। फेवरेबल बोला और किसका है, बैंक स्टेटमेंट है। बैंक स्टेटमेंट मतलब पासबुक। ये क्या है भैया, पासबुक का डेबिट क्रेडिट बैलेंस। पासबुक का फेवरेबल बैलेंस का मतलब क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस। इसीलिए आपको फेवरेबल अनफेवरेबल जरूरी है याद रखना, और मैंने आपको बताया भी है। पासबुक का फेवरेबल बैलेंस मतलब क्रेडिट बैलेंस, ठीक है जी। तो बिल्कुल सही है भैया, इसका मतलब पॉजिटिव बैलेंस है। ओके भैया जी। अब क्या करने को कह रहे हैं भैया, ये कह रहे हैं भैया एग्जामिन द कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट डिस्क्लोज द फॉलोइंग। भैया उसको एग्जामिन करने के बाद ये हुआ, तो यानी कि हमें एक एक करके चीजों को देखना है, ठीक है। अब देखिएगा, समझ गए हो ना, कैशू भैया बैंकू भैया। तो मैं कौन हूं, बैंकू भैया। मैं कौन हूं, बैंकू भैया हूं। जो मेरे पास किताब है मैं उसको ही ठीक कर सकता हूं। मेरे पास अगर बैंक की पासबुक है तो मैं बैंकू भैया हूं। मैं बैंकू भैया के हिसाब से सोचूंगा और मुझे कॉपी करना है। कैशू ने जो किया वो मुझे बीआरएस में दिखाना है। कैशू ने जो भी किया मुझे बीआरएस में दिखाना है इंपैक्ट के साथ, है ना। अगर मैंने प्लस कर दिया, कैशू ने कुछ नहीं किया, तो मुझे माइनस करना पड़ेगा। अगर कैशू ने प्लस कर दिया, मैंने कुछ भी नहीं किया, तो प्लस करना पड़ेगा। समझ गए, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ओके भैया जी। तो एग्जामिन द कैश बुक एंड बैंक, अच्छा इसका एक फॉर्मेट भी होता है, फॉर्मेट भी मैं बताता हूं। इसके दो फॉर्मेट्स होते हैं बेसिकली, वो भी मैं आपको बताता हूं। एक फॉर्मेट होता है भैया, एक फॉर्मेट होता है मैं जो फॉलो करता हूं वो, और जो इंस्टीट्यूट ने फॉलो कर रखा है वो, दोनों चीजें बताता हूं। एक फॉर्मेट होता है बड़ा सिंपल सा, मुझे ये वाला फॉर्मेट ज्यादा पसंद है, बट आपकी बुक्स में भी जब आप 11th में रहे होंगे अगर याद आ रही होगी तो दूसरे फॉर्मेट को, और सीए में वैसे फॉर्मेट तो दोनों ही दिए गए हैं, लेकिन उन्होंने मोस्टली क्वेश्चंस किया एक ही फॉर्मेट से है, ठीक है जी। तो देखिए एक फॉर्मेट होता है जिसमें आप क्या करते हो, ये पर्टिकुलर होता है। पर्टिकुलर मतलब जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे वो इधर 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 आते जाएंगे, ठीक है, जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे। फिर यहां पर आपके पास अमाउंट होता है, फिर यहां पे आपके पास डिटेल अमाउंट होता है, ठीक है। फिर भैया जी इस साइड पे आता है पर्टिकुलर, फिर ये प्लस अमाउंट होता है और ये माइनस अमाउंट होता है, ठीक है जी, ठीक है जी, प्लस अमाउंट और माइनस अमाउंट। अब अगर आप देखोगे ना तो इंस्टीट्यूट में इस दोनों फॉर्मेट्स को आई गेस दिखाया गया था, कहां पर दिखाया गया है वो जरा देख लेते हैं एक बार। ये शायद ऊपर है कि नीचे है, चलिए एक बार देख लेता हूं, मैं आपको दिखा देते हैं। फॉर्मेट फिर नीचे ही है, पहला सवाल जो फॉर्मेट के साथ सॉल्व किया गया वही बताया गया होगा। हाँ ये रहा, डिटेल अमाउंट और प्लस और माइनस अमाउंट, ठीक है जी। अच्छा ये यहाँ पर ये मतलब मैंने वैसे लिख दिया कि डिटेल में अमाउंट और ये, अदरवाइज पहले आप डिटेल लिख लो फिर ये अमाउंट लिख लो, है ना। तो ये वही है, डिटेल अमाउंट ही होगा, मतलब अमाउंट ही लिखोगे आप इसके अंदर, है ना। पर्टिकुलर्स में आएगी आपके जो भी कॉन्सेप्ट्स की रिपीटिंग आएगी, ठीक है। तो भैया जी देखो यहां पर आपके पास फॉर्मेट है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ये डिटेल और अमाउंट है और ये प्लस और माइनस अमाउंट है, मैं ज्यादातर इसको फॉलो करता हूं, ठीक है जी। क्यों, क्योंकि मुझे लगता है ये ज्यादा आसान है। अनफेवरेबल बैलेंस में ना यहां पर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। अभी तो आपको ठीक लगेगा, जब कैश बुक और पासबुक के फेवरेबल बैलेंस होंगे तो इसमें और इस मेथड में कोई डिफरेंस नहीं है, इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन जब अनफेवरेबल बैलेंस हो जाता है, जब अनफेवरेबल बैलेंस हो जाता है तो अगर आप कैश बुक बना रहे हो तो आपको पासबुक के हिसाब से सोचना पड़ता है, और अगर आपके पास पासबुक का बैलेंस दिया हो तो आपको कैश बुक के हिसाब से सोचना पड़ता है। तो इसीलिए यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, अरे भैया यार कैश बुक के वक्त पासबुक सोचें, पासबुक के वक्त कैश बुक सोचें, कंफ्यूजन हो जाती है। और या तो फिर आपको ये करना पड़ता है कि अगर आपके पास कैश बुक के वक्त कोई चीज प्लस हो रही थी तो अनफेवरेबल बैलेंस में उसको आपको माइनस करना है, और जो माइनस हो रही थी उसको प्लस करना है। तो यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूज होता है आदमी, इसलिए मैं ये फॉलो करता हूं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पॉजिटिव बैलेंस है तो प्लस में, नेगेटिव बैलेंस है तो माइनस में, बात खत्म। चाहे फेवरेबल बैलेंस हो चाहे अनफेवरेबल बैलेंस हो, इसलिए मुझे ये ज्यादा पसंद है, ठीक है जी। ओके जी, समझ गए सरकार। चलें फिर अब, चलिए तो अब ये अपने पास दो प्रकार के फॉर्मेट्स है। हालांकि जो इंस्टीट्यूट के आंसर्स है वो इस फॉर्मेट में है, मैं एक बार आपको अनफेवरेबल बैलेंस में इस फॉर्मेट में भी दिखाऊंगा ताकि आपको समझ में आए कि अच्छा हाँ यार भैया सही कह रहे थे ना। तो 11th में अगर आपने मुझसे पढ़ा है तो मैंने आपको यही फॉर्मेट बताया, इसका वजह भी बताया हुआ है, और नहीं तो ये भी ठीक है। तो मैंने आपको बता रखा है कई बुकों में ये वाला फॉलो है, कई बुकों में ये वाला फॉलो है। तो मैंने हमेशा कह रखा है भाई नॉलेज ले लो, थोड़ा सा बस ध्यान रखो। फॉर्मेट तो प्रेजेंटेशन का तरीका है, नॉलेज आपके पास है तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर ही लोगे, ठीक है।
चल तो अब सवाल शुरू कर रहे हैं अपन, है ना। तो ध्यान रखना, अभी तो ये फेवरेबल बैलेंस है तो कोई दिक्कत नहीं, अपन इसी फॉर्मेट से बनाओ चाहे प्लस माइनस वाले फॉर्मेट से बनाओ, दोनों सेम बनते हैं, बस हेडिंग अलग हो जाती है, ठीक है। चलिए तो देखिए भैया, डिपॉजिट 3,09,200 रुपए ऑन 29 जून। भैया ये है कब का, जरा देखें, 30 जून, मतलब डेट के अंदर है। हैड नॉट बीन क्रेडिटेड बाय बैंक अंटिल 1 जुलाई 2022। बैंक ने नहीं किया, मैं कौन हूं, बैंक हूं। अब इसने कहा बैंक ने नहीं किया, इसका मतलब क्या है, कैशबुक ने कर दिया होगा, जाहिर सी बात है ना। भैया ये कहां लिखा है कि कैशबुक ने नहीं किया, तो यहां पर ये पॉइंट्स आपको समझदारी, कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, यहां पर थोड़ा कॉमन सेंस का यूज यहां पे ज्यादा होता है ना। तो भैया जी इसका मतलब बैंक ने प्लस नहीं किया, कैश ने प्लस कर दिया है। अब मेरे पास क्या है भैया, पासबुक है, बी अ कॉपी कैट, कैशबुक ने प्लस किया तो मुझे क्या करना पड़ेगा, भैया प्लस करना पड़ेगा। समझ में आई बात, तो ये कहां जाएगा, प्लस में जाएगा। अभी मैं आंसर दिखा दूंगा, पहले इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं। फिर ऑन 30 मार्च 2022, भैया 30 मार्च 2022 को कुछ चीजें हो रही है। मैंने कहा क्या हो रही है भैया, द कंपनी हैड एंटर्ड इनटू अ हायर परचेज एग्रीमेंट। कंपनी भैया हायर परचेज एग्रीमेंट में एडमिट हो गई। टू पे बैंक ऑर्डर अ सम ऑफ ₹3 लाख ऑन 10th ऑफ ईच मंथ। हर 10वीं तारीख को आपको 3 लाख रुपए पे करना है, ठीक है। अब देखिए मार्च से शुरू कर रहे हैं अपन, तो अप्रैल मई जून, तो तीन बार, अप्रैल में, मई में, जून में, है ना, 3 बार, 10 जून और 30 जून तक का है, तो 3 बार हमें पे करना है। नो एंट्रीज हैड बीन मेड इन कैशबुक, यानी कि बैंकू भैया ने माइनस कर दिया, कैशू भैया ने कुछ भी नहीं किया। बैंकू भैया ने माइनस कर दिया क्योंकि वो तो पे कर रहे हैं, हायर परचेज में पेमेंट करते जा रहे हैं, और 3 महीने तक, अप्रैल मई जून, तीनों महीने तक करते जा रहे हैं। तो बैंकू भैया माइनस कर रहे हैं, कैशू भैया ने कुछ नहीं किया। देखो लिखा नो एंट्री हैज बीन मेड। अब मैं क्या करूं भैया, बीआरएस बनाना है। मैं माइनस करके बैठा हूं, कुछ नहीं कर रहा, तो मुझे इंपैक्ट को हटाना पड़ेगा। तो बीआरएस में क्या करना पड़ेगा भैया, तो बीआरएस में मुझे प्लस करना पड़ेगा। आ रही बात समझ में, क्योंकि मुझे देखना पड़ेगा यार, मैं माइनस करके बैठा हूं, कुछ नहीं कर रहा, मैं अपने आप को घटा के बैठा और वो यहीं पर है, तो मुझे ऊपर उठना पड़ेगा ना, तो प्लस करना है, बस सिंपल सी बात है। और प्लस बीआरएस में करना है, अपने अकाउंट में नहीं, ये अपने अकाउंट में कोई चेंज नहीं करते, प्लीज इस बात का ध्यान रखेंगे। फिर थर्ड, अ कस्टमर ऑफ द फर्म हु रिसीव्ड अ कैश। भैया एक कस्टमर है जिसने कैश डिस्काउंट रिसीव किया 4% ऑन हिज अकाउंट, ठीक है भैया जी। अगर 4% कैश डिस्काउंट है तो ये कितना हो जाएगा, 4 लाख का 4/100, तो 2 जीरो 16,000, है ना, 3 जीरो आएगा ना, हाँ 3 जीरो, तो 16,000 हो गया भैया। तो डिस्काउंट है 16,000, ठीक है भैया जी। नाउ पेड द फर्म अ चेक 12 जून को। कैशियर एरनेसली एंटर्ड द ग्रॉस अमाउंट इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैशबुक। उप्स, अब देखो समझना, अब ये लाइन कहीं वहां लिखी है क्या, इस फॉर्मेट में, कहीं नहीं लिखी होगी। कहां गया वो जो फॉर्मेट था अपना, ये रहा, फॉर्मेट में कहीं ऐसी लाइन नहीं लिखी होगी। आपको खुद लॉजिक से समझना है बात को कि भैया कैशबुक वाले ने क्या किया, कैशियर मतलब कैशबुक वाले भैया, उसने एरर के थ्रू, मतलब गलती से ग्रॉस अमाउंट को बैंक कॉलम में लिख दिया। इसका मतलब इसने माइनस कर दिया 4 लाख, जबकि माइनस कितना करना था, 16,000 का डिस्काउंट के बाद 3,86,000 ये माइनस करना था। तो जाहिर सी बात है बैंकू भैया ने तो 3,86,000 माइनस किया होगा ना, बैंकू भैया ने 3,86,000 माइनस किया होगा। कैशू भैया ने माइनस कर दिया 4 लाख, कैशू भैया ने क्या कर दिया, माइनस कर दिया भैया 4 लाख, ठीक है जी, बैंक कॉलम से। अब अपन क्या करें भैया, तो ध्यान से देखना, अ कस्टमर ऑफ द फर्म हु रिसीव्ड अ कैश डिस्काउंट, उल्टा है, हाँ ठीक है, सही है। यहां से अब थोड़ा सा चेंज है, कैश डिस्काउंट वो रिसीव कर रहा है, तो पैसा हमको मिल रहा है, हम पे की बात कर रहे थे, पैसा हमको मिल रहा है ना, क्योंकि अगर वो डिस्काउंट रिसीव कर रहा है तो पैसे हमें मिले होंगे, छोटा सा है चेंज, ध्यान दीजिएगा। तो यानी कि भैया जी कैशियर भैया ने क्या किया, 4 लाख प्लस किए, कैशियर भैया ने क्या किया, 4 लाख प्लस कर दिया, कैशू भैया ने क्या किया, 4 लाख प्लस कर दिया, जबकि बैंक ने सिर्फ 3,86,000 ही प्लस किया। क्यों, क्योंकि 16,000 रुपए का डिस्काउंट था, क्योंकि 16,000 रुपए का क्या है, डिस्काउंट है, ठीक है जी। रिसीव्ड हो रहा है पैसा ना, उल्टा लीजिए, मेरे को लगा पेड अमाउंट चल रहा तो पेड है, रिसीव हो रहा है मेरे पैसा, ठीक है। तो भैया जी 3,86,000 बैंक ने प्लस किया है, और आपने 4 लाख प्लस किया, भले ही गलती से। अब आई एम अ कॉपी कैच, मैंने देखा यार हमने 3,86,000 प्लस किया, उसने 4 लाख प्लस किया है, तो इसका मतलब कि 84 होगा, 16,000 है, ठीक है। तो इसका मतलब कि भैया 16,000 रुपए मैंने कम प्लस कर रखा है,
तो मुझे और प्लस करना पड़ेगा। तो 16,000 रुपए का मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पर प्लस करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो BRS में मैं क्या करूंगा, 16,000 का प्लस करूंगा भैया जी। आई बात समझ में? BRS में मैं क्या करूंगा, 16,000 का प्लस करूंगा। ठीक है, समझ गया ना? रिसीव का पॉइंट था, क्योंकि कोई डिस्काउंट रिसीव कर रहा है इसका मतलब उसने हमें पैसे पे किए, तो हमें रिसीव हुए, है ना? ठीक है भैया। बैंक चार्जेस 3,000 रुपए के थे, हैड नॉट बीन एंटर्ड इन कैश बुक। अब बैंक चार्जेस थे भैया, तो बैंक चार्जेस बैंक ने माइनस कर दिए, लेकिन कैश बुक में एंट्री ही नहीं हुई। तो कैश बुक ने माइनस नहीं किया, मैंने माइनस कर दिया। उसने माइनस नहीं किया, मैंने माइनस कर दिया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, BRS में प्लस करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो बैंक भैया ने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, कैश ने कुछ नहीं किया, तो प्लस करो जो ऊपर था। ठीक है, तो ये प्लस, तो ध्यान दीजिएगा अभी तक अपन जितने भी कर रहे हैं लकीली सब प्लस ही में है। चलिए, 28 जून अ कस्टमर ऑफ अ कंपनी डायरेक्टली डिपॉजिटेड द अमाउंट इन द बैंक। 4 लाख रुपए उसने डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिए, तो बहुत सिंपल हो गया। बट नो एंट्री हैड बीन मेड इन द कैश बुक। भैया उसने जाके 4 लाख रुपए जमा कर दिए, तो जमा कर दिया यानी बैंक ने प्लस कर दिया, प्लस कर दिया बैंक ने 4 लाख। लेकिन भैया जी नो एंट्री वॉज मेड इन कैश बुक, तो भैया कैश बुक में तो कोई एंट्री नहीं हुई। बैंक को भैया ने प्लस कर दिया, कैश बुक वाले ने कुछ नहीं किया, तो मुझे भी कुछ नहीं करना था, तो BRS में मुझे माइनस करना पड़ेगा 4 लाख। चलो, एक माइनस की एंट्री आ गई, माइनस करना पड़ेगा 4 लाख। आई बात समझ में? सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। 11,200 पेड इनटू बैंक। भैया 11,200 रुपए पे हो गए बैंक में, हैड बीन एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक। समझना बात। अब ये पेड इनटू बैंक का मतलब क्या होता है, इस बात को समझना, ये बड़ा कंफ्यूज करता है। आप में से कई लोगों को हो सकता है ऐसा लग रहा हो पेड इनटू बैंक का मतलब है कि पैसे पे किए। नहीं, पेड इनटू बैंक का मतलब होता है डिपॉजिटेड। पेड इनटू बैंक का मतलब होता है डिपॉजिटेड। प्लीज इस बात को याद रखना, ये बहुत बच्चों को कंफ्यूज करता है, क्योंकि लाइन पढ़ के लग रहा है बैंक से पैसे निकले, पे किए हैं बैंक ने पैसा। नहीं, हमने बैंक में पैसा पे किया मतलब हमने डिपॉजिट किया है। ठीक है जी। तो भैया 11,200 रुपए बैंक में 2 बार ट्वाइस कैश बुक ने डिपॉजिट कर दिया। अगर ट्वाइस कैश बुक ने डिपॉजिट कर दिया तो बैंक ने अपनी जगह सही एंट्री की होगी। मैंने 2 बार प्लस कर दिया, तो कैश बुक वाले भैया ने क्या किया, कैश बुक वाले भैया ने 11,200 को इंटू 2 करके प्लस किया। पासबुक वाले भैया ने तो सिर्फ, यानी बैंक को भैया ने सिर्फ प्लस किए हैं 11,200। अब मेरे पास है भैया पासबुक, मेरे पास है भैया पासबुक, इन्होंने 2 बार प्लस किया, मैंने 1 बार प्लस किया, तो मजबूरन मुझे BRS में एक बार और प्लस करना पड़ जाएगा 11,200 रुपए। भैया मैं BRS में प्लस कर रहा हूं। आप में से कई लोगों के मन में आएगा जो एथिकली सोचते हैं, भैया जब वो गलती कर रहे तो हम भी गलती क्यों कर रहे हैं? अरे हम नहीं गलती कर रहे, हमने 11,200 ही रखा हुआ है, हम बस BRS में दिखा रहे हैं कि ये रीजन है डिफरेंस का, ये प्लस। समझ गए? समझ गए? जैसे ही वो अपने यहां से माइनस कर देगा वहां से वो चीज हट जाएगी। ठीक है जी। तो इस लॉजिक को ध्यान रखेंगे। चलिए फिर 7th आखिरी, अ डेबिट ऑफ 11 लाख। भैया 11 लाख का एक डेबिट है, अपीयर्ड इन अ बैंक स्टेटमेंट, appeared in a bank statement of an unpaid check which had been returned marked out of the date. Check had been redated by the customer and paid into bank again on 5th July. अब paid into bank again on 5th July है, तो भैया जाहिर सी बात है, देखो आपको यहाँ समझना पड़ेगा। बहुत लंबी चौड़ी कहानी है कि भैया पहले क्या हुआ, 11 लाख अपीयर थे बैंक स्टेटमेंट में अनपेड चेक के रूप में, फिर उसको वापस कर दिया कि भैया आउट ऑफ डेट हो गया, फिर चेक दोबारा रीडेट की गई कस्टमर के द्वारा और बैंक में जमा हुई है 25 जुलाई को। अब आपको ये समझना है कि भैया ये प्लस है कि माइनस है। तो देखो यहाँ पेड इनटू बैंक लिखा है, पेड इनटू बैंक लिखा है, तो पेड इनटू बैंक मतलब डिपॉजिटेड की कहानी है। अब भैया ये बैंक की बात कर रहा है कि बैंक में 5 जुलाई को हुआ, तो बैंक में अगर 5 जुलाई को हुआ है तो इसका मतलब कैश बुक में सही हुआ होगा। तो इट मींस कि कैश बुक वाले ने 11 लाख प्लस कर रखे हैं, कैश बुक वाले ने 11 लाख प्लस कर रखे हैं, परंतु बैंक में क्योंकि 5 जुलाई को जमा हो रहा है तो उसने 5 जुलाई को किया होगा और हमें 30 जून तक का बनाना है। तो यानी बैंक वाले ने 30 जून तक एंट्री नहीं डाल रखी थी, कैश बुक में प्लस था, बैंक वाले ने एंट्री नहीं डाल रखी है। अब मेरे पास है भैया पासबुक, मैं हूं बैंकू, तो मुझे ठीक करना पड़ेगा, तो मुझे कैश बुक के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो कैश बुक के हिसाब से चलने का मतलब है कि अब मुझे BRS में क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा 11 लाख। आई बात समझ में? बस फिर हो गया सॉल्व। आइए इसको एक बार चेक कर लेते हैं सॉल्यूशन में। तो देखिए बैलेंस एज पर पासबुक, तो भैया जी क्या करना है, जो मेन अमाउंट होता है उसको आपको बाहर लिख देना है। तो 10,39,200, 10,39,000 कहाँ गया, ये रहा ओपनिंग बैलेंस था, 10,39,200 आपने बाहर लिख दिया। फिर जो जो चीजें प्लस करनी है तो यहाँ पे आप ऐड लिखोगे, जो जो चीजें प्लस करनी है सबको प्लस करोगे। तो देखो सबसे पहले तो ये अपना प्लस हो रहा था,
सेकंड वाला भी अपना प्लस हो रहा था, थर्ड वाला भी अपना प्लस हो रहा था, फोर्थ वाला भी अपना प्लस हो रहा था, थर्ड वाला अपना 16,000 से हो रहा था ना, ध्यान रखना सिर्फ 16,000 प्लस हो रहे थे, पूरे नहीं, है ना। फोर्थ वाला भी 3,000 प्लस हो रहा था और ये 4 लाख माइनस हो रहा था। पहले देखिए तो 3,09,200, फिर हायर परचेज का देखो 3 बार का है क्योंकि 3 महीने की कंडीशन थी, 9 लाख। फिर बैंक कॉलम वाला डिस्काउंट वाला प्लस ही होगा क्योंकि हमें पैसा मिल रहा था। तो अगर भले ही कैश बुक वाले ने गलती से पूरा का पूरा प्लस कर लिया तो मैं वो गलती ही दिखा रहा हूं, यहां गलती ही दिख रही है ना। ये मत सोचना कि कैश बुक वाले ने गलती की तो वो यहां क्यों नहीं कर रहा, वहां क्यों नहीं कर रहा, वो यहां पर दिखा रहा है, उसी से डिफरेंस पता चल रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद बैंक चार्जेस नॉट एंटर्ड इन कैश बुक 3,000 रुपए। फिर डिपॉजिट एंटर्ड इन द कैश बुक ट्वाइस, ये हमारे पास प्लस था, और ये 11 लाख वाला आखिरी प्लस है। एक माइनस था 4 लाख का, तो ये देखिए रहा माइनस। फिर अब आप क्या करोगे, आप इन सब की टोटलिंग कर लोगे, इन दोनों की क्या कर लोगे, टोटलिंग कर लोगे। तो ये हमारे पास टोटलिंग आ गई, जो माइनस करना था उसको माइनस कर दोगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा बैलेंस एज पर कैश बुक। तो पहला क्वेश्चन हमारा खत्म होता है, ठीक है जी, सिंपल है। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस इंफॉर्मेशन प्रिपेयर बीआरएस। भैया हमें बीआरएस बनाना है एज 31 दिसंबर 2022। हमने कहा ठीक है भैया जी। अब देखो देखो क्या रख रहा है, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, ठीक है। अब यहां आती है कंफ्यूजन, ठीक है, यहां आती है कंफ्यूजन। इसका जो सॉल्यूशन दिया गया है ये भी दिया गया है, मैंने आपको पहले दिखा दिया, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप प्लस और माइनस वाले से चलो, क्योंकि अगर मैं इस क्वेश्चन में, इसमें प्लस माइनस क्या होता है कि ये जो है ना, ये जो है प्लस माइनस का मतलब ये हो जाता है, जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन में प्लस माइनस बनाता ना, तो देखो मैं बस आपको ऐसे दिखाने के लिए बता रहा हूं ताकि आपको ये बात ध्यान रहे। आप किसी भी मेथड से बनाए कोई दिक्कत नहीं है ना। तो प्लस माइनस वाले में क्या होता है कि मैं यहां पे ये देखो, ये प्लस लिखता और ये माइनस लिखता, ठीक है। तो मेरे को क्या करना था, ये जो 10,39,200 था वो यहीं पे लिखना था, ठीक है जी। ये मेरा प्लस हो जाता, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी है ऐसे ऐसे करके, ठीक है जी। तो ये सारे आइटम 23,39,400, तो यहाँ पे ये सारे आइटम आ जाते 23,39,400, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसकी क्या कर लेते, टोटलिंग कर लेते, यहाँ पे आप इसकी क्या कर लेते, टोटलिंग कर लेते, ठीक है जी। देखिए जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, है ना, ये देखिए आपने इसकी टोटलिंग कर ली, ठीक है, टोटलिंग कर ली। अब आपको क्या करना है भैया, जो भी आपके प्लस के टोटल थे, तो अगर आपको इस साइड का टोटल ज्यादा बड़ा दिख रहा है और एक अपने यहाँ पे माइनस का टोटल था, है ना, माइनस वाला एक टोटल था 4 लाख रुपए, यहाँ पे 4 लाख चला जाएगा, 4 लाख था 11 लाख था, आई गेस 4 लाख था, 4 लाख था ना। अब आप इसकी टोटलिंग कर लोगे तो आपको टोटलिंग कितनी आ रही है, 33,78,600। तो ये 33,78,600, यहाँ भी 33,78,600, ठीक है जी। ठीक है, 33,78,600, 33,78,600। अब आपका यहां पर आ जाएगा बैलेंस एज पर कैश बुक। अब जाहिर सी बात है बैलेंसिंग करना आता है, इस साइड सिर्फ 4 लाख है, तो यहां बैलेंस आएगा 29,78,600। तो देखो प्लस के आइटम प्लस में, माइनस का आइटम माइनस में, बस इतना सा काम है। तो देखो इन्होंने क्या किया, अमाउंट यहां बाहर लिखा, फिर जो प्लस वाले थे उनको पहले लिखा बाहर, फिर जो माइनस वाला था उनको बाहर लिखा और माइनस करके आंसर लाया, है ना, बस यही अंतर है। तो प्लस माइनस में ऐसा हो जाता है भैया, प्लस की चीज प्लस में, माइनस की चीज माइनस में। अब मैं ओवरड्राफ्ट आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि भैया जी ये मैं आपको, इन्होंने जो सॉल्व कर रखा है वो डिपॉजिट वाले मेथड से कर रखा है, और मुझे वो थोड़ा सा ट्रिकी लगता है, बच्चों को भी कई बार ट्रिकी लगता है, ठीक है जी। इसीलिए मैं आपको चाहता हूं कि आप इस मेथड को देखो। हाँ, अब आप किसको फॉलो करते हो ये आपकी मर्जी है, आपको जो याद रह जाए, क्योंकि उस ट्रिकी में जो ट्रिक है वो मैं आपको बताऊंगा, वो मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो मैं भैया जी अभी क्या मान के चल रहा हूं, मैं मान के चल रहा हूं कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक है, ठीक है। मैं खुद को कैशू मान के चल रहा हूं, ध्यान देना, कंफ्यूज मत होना भैया जी। वैसे भी आप सीए कर रहे हो तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इंटेलिजेंस के साथ ही पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो, है ना, अच्छे से पढ़ाई करोगे। तो भैया मैं क्या हूं, कैशू भैया हूं, कैशू भैया हूं, ठीक है जी। चलिए अब देखिए ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, तो भैया मैं क्या करूंगा, ओवरड्राफ्ट बैलेंस है तो मैं यहां पे आके 22,45,900, क्यों, क्योंकि ओवरड्राफ्ट मतलब नेगेटिव बैलेंस, तो 22,45,900 मैं यहां पर माइनस में लिख दूंगा, ठीक है। 22,45,900 मैंने क्या कर दिया, माइनस में कर दिया। अभी मैं क्या हूं, कैशू भैया हूं। चलिए भैया अब स्टार्ट करते हैं।
ठीक है, देखिएगा इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक, डेबिटेड इंटरेस्ट अगर डेबिट हो रहा है तो बैंक में अगर इंटरेस्ट डेबिट हो रहा है तो इसका मतलब मेरा अकाउंट माइनस हो रहा होगा। देखिएगा इंटरेस्ट अगर बैंक के अकाउंट में डेबिट हो रहा है तो मेरा अमाउंट माइनस हो रहा होगा ना, क्रेडिट बढ़ाता है डेबिट घटाता है तो माइनस हो रहा होगा। ये चीजें थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है, ऐसी लाइनें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, इसीलिए डिटेल स्टडी की जाती है। हालांकि बैच के वक्त आप करोगे ही, पर मैं आपको थोड़ा थोड़ा याद दिलाते जा रहा हूँ, ठीक है। तो इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक, तो भैया बट नो एडवाइस रिसीव्ड, तो ये भैया जी माइनस। अब नो एडवाइस रिसीव्ड यानी कैशबुक वाले ने तो कुछ नहीं किया होगा अपने यहाँ, है ना, कैशबुक वाले ने तो कुछ भी नहीं किया होगा, तो उसको क्या करना पड़ेगा भैया, 278,700 को माइनस करना पड़ेगा, है ना। क्यों, क्योंकि अगर बैंक ने डेबिट कर दिया यानी बैंक ने माइनस कर दिया, बैंक ने अगर डेबिट किया है तो बैंक ने माइनस कर दिया, और मैं कौन हूं, कैशबुक हूं, तो कैशबुक वाले को भी माइनस करना पड़ेगा। सिंपल सा पॉइंट है ना, बैंक ने माइनस कर दिया, कैशबुक वाले ने कुछ नहीं किया, तो अब उसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो ये 278 यहां पे आ जाएगा, 278,700, 278,700, ठीक है। चलिए आगे चलो भैया। फिर चेक इशूड बिफोर 31 दिसंबर, 31 दिसंबर से पहले बट येट नॉट प्रेजेंटेड टू बैंक, यानी चेक इशू तो हुआ। चेक इशू का मतलब क्या है, कैशबुक वाले भैया ने पे किया होगा, कैशबुक वाले भैया ने पे किया होगा, मगर नॉट प्रेजेंटेड फॉर बैंक, तो भैया कैशबुक वाले ने पे किया तो कैशबुक वाले ने अपने यहाँ क्या कर दिया, माइनस। मैंने चेक फाड़ के दिया, मुझे पता है मेरा अकाउंट माइनस हो जाने वाला है, मैंने माइनस कर दिया भैया, ठीक है जी। लेकिन 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 बैंक में वो पहुंचा ही नहीं, तो बैंक ने कुछ नहीं किया, तो मुझे अब क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है जी, है ना, सिंपल सा पॉइंट है। तो यहां पे आ जाएगा 6,60,000, ठीक है जी, सिंपल सा पॉइंट है, मुझे सिर्फ कॉपी करना है। मैंने माइनस किया, बैंक के पास पहुंचा नहीं, बैंक ने कुछ नहीं किया, तो मुझे सॉरी, अरे बैंक ने कुछ नहीं किया तो मुझे प्लस करना पड़ेगा ना, सॉरी सॉरी सॉरी, तो 6,60,000, ठीक है, तो प्लस करना पड़ेगा। ओके, फर्स्ट ये था, सेकंड ये है, थर्ड ये है, पर्टिकुलर, ठीक है जी। मैंने कैशबुक वाले भैया ने माइनस कर दिया, पासबुक वाले भैया ने कुछ नहीं किया, और मेरे पास क्या है भैया, ओपनिंग बैलेंस किसका है, कैशबुक का है, तो मैं कैशबुक के हिसाब से प्लस करूंगा, क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं किया तो मुझे भी कुछ नहीं करना चाहिए था, मैंने माइनस कर दिया तो मैं बीआरएस में इसको प्लस करूंगा, ठीक है जी। ओके भैया जी। नाउ ट्रांसपोर्ट सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से हमें पैसा मिला डायरेक्टली बाय द बैंक बट नॉट एडवाइज टू द कंपनी, भैया सीधा बैंक में ही पैसा मिल गया, तो बैंक वाले ने क्या कर दिया भैया, प्लस कर दिया, बैंक वाले ने क्या कर दिया, प्लस कर दिया, कैशबुक वाले को कुछ आइडिया ही नहीं है, बैंक वाले ने प्लस कर दिया, कैशबुक वाले को कुछ आइडिया ही नहीं है, तो भैया अब हम क्या करें, अब हम क्या करें, तो हमें भी प्लस करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो यहां पर कैशबुक वाले ने माइनस किया, बैंक वाले ने कुछ नहीं किया था, तो हमको प्लस करना पड़ेगा। यहां पर बैंक वाले ने प्लस किया, हमने कुछ नहीं किया, तो हमारे पास कैशबुक है ना, हमें प्लस करना पड़ेगा। कितना है, 14,25,000, तो थर्ड के बाद 4 ट्रांजेक्शन 14,25,000, 14,25,000, ठीक है। अब देखिएगा, ड्राफ्ट डिपोजिटेड इन द बैंक, भैया ड्राफ्ट बैंक में डिपॉजिट हो गया बट नॉट क्रेडिटेड टिल 31 दिसंबर। अब देखो समझना बात को, यहां पे ड्राफ्ट डिपॉजिट हो गया बैंक में, तो अब आपको लगेगा बैंक ने एंट्री कर दी, बट नॉट क्रेडिटेड यानी कि बैंक ने एंट्री नहीं की है, ठीक है जी। बट नॉट क्रेडिटेड का मतलब क्या होता है, बैंक ने एंट्री नहीं की है, समझ रहे हो आप मेरी बात, क्या कि भैया बैंक ने एंट्री नहीं की है भैया जी। हमने कहा अच्छा जी ठीक है, अब एंट्री नहीं की तो क्या करें, चलो देखते हैं भैया क्या करें। तो देखिएगा भैया जी, बैंक ने एंट्री की नहीं की मतलब कैशबुक वाले ने क्या किया होगा, ड्राफ्ट डिपॉजिटेड यानी कि कैशबुक वाले ने प्लस कर दिया होगा, बैंक वाले ने कोई एंट्री नहीं करी, बैंक वाले ने कोई एंट्री नहीं करी, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो कितना है भैया जी, 13,50, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 13,50,000, ठीक है जी। नॉट क्रेडिटेड का मतलब है कि बैंक ने क्रेडिट नहीं किया होगा, क्योंकि हमको जब पैसे मिलते हैं तो हम डेबिट करते हैं, ये छोटे छोटे वर्ड्स याद रखना, ये कॉमन सेंस यहाँ पे बहुत इस्तेमाल होगा। देखिएगा, अगर मुझे पैसा मिलेगा तो कैशबुक वाला डेबिट करता है, रिसीव हो रहा है ना, तो कैशबुक वाला डेबिट करता है। अगर क्रेडिटेड बोला है तो पासबुक ने एंट्री नहीं की, तो कैशबुक वाले ने एंट्री कर दी होगी, पासबुक ने नहीं की, इसका मतलब आधा सच ये है कि कैशबुक वाले ने कर दी होगी, तभी तो गलती है, ठीक है। तो ये देखिए, तो अब अपने को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो 13,50,000 फोर्थ का कौन सा पॉइंट था, फिफ्थ पॉइंट था। फिर भैया 6 पॉइंट, अब 6 पॉइंट में क्या है देखिए, बिल फॉर कलेक्शन क्रेडिटेड बाय द बैंक, करेक्टेड बाय द बैंक यानी बैंक ने क्रेडिट कर दिया, बट नो एडवाइस रिसीव्ड बाय द कंपनी, कंपनी ने रिसीव नहीं किया, यानी भैया कैशबुक ने कुछ नहीं किया और बैंक ने प्लस किया, तो अब मुझे भी प्लस करना पड़ेगा। कितना है 836, तो यहां पे आ जाएगा 836, ठीक है जी। सिंपल पॉइंट है, कोई ज्यादा लोच पोच नहीं है इसमें, बड़ा सिंपल काम होता है। अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड टू कंपनी, कंपनी ने डेबिट कर दिया है अकाउंट
बाय द बैंक, अच्छा नहीं बैंक नहीं किया है, अकाउंट कंपनी का डेबिट किया है, विच नो डिटेल्स आर अवेलेबल, पर भैया इसकी कोई डिटेलिंग अवेलेबल नहीं है। अगर इसकी कोई डिटेलिंग अवेलेबल नहीं है तो क्या करें भैया, रॉन्गली डेबिटेड, भैया बैंक ने रॉन्गली डेबिट किया है, डेबिट मतलब माइनस किया है, रॉन्गली डेबिटेड मतलब बैंक ने माइनस किया है, तो भैया जी बैंक ने माइनस कर दिया। फॉर विच नो डिटेल्स आर अवेलेबल, मेरे पास कोई डिटेल नहीं है तो मैं कहां से माइनस करूं, मुझे क्या पता भाई, तो मैंने माइनस नहीं किया। पर मेरे हाथ में क्या है, कैश बुक है, तो मुझे तो माइनस अब करना पड़ेगा ना, क्योंकि मुझे बैंक की तरफ दिखना है, तो बीआरएस में मुझे इसे माइनस में दिखाना पड़ेगा। 7,40,000, तो आप ये देखिए 7,40,000, ठीक है। अब ये देखो मैंने कहा कितने आराम से समझाया, कैश बुक बनकर ही समझाया, आई बात समझ में। अब होता क्या है कि जो इनका फॉर्मेट होगा ना, अब आप देखना, ये जो फॉर्मेट होगा इनका, ये जो मैंने माइनस में दिखाया है ये इनका प्लस में जा रहा होगा, ये इनका प्लस में जा रहा होगा, और जो मैंने आपको प्लस में दिखाया है वो इनका माइनस में जा रहा होगा। ठीक है जी, समझ गया आप मेरी बात, समझ गए मेरी बात, बस यही होता है इनका। तो आइए टोटलिंग वोटलिंग देख लीजिए। तो ये देखिए अपन ने प्लस क्या किया, 278 1350 740, 278 1350 740, ठीक है। फिर इसकी टोटलिंग हो गई है, इनकी टोटलिंग कितनी आ रही है, 46 14,000, आ जाएगा 46 14,000, 46 14,600, 46 14,600, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 46 14,600। लेकिन अब की बार बैलेंस इधर आ रहा है ना, तो प्लस में आ रहा है, तो यानी कि यहाँ पे आपके पास पासबुक का बैलेंस हो जाएगा, और नेगेटिव बैलेंस ज्यादा आ रहा है, नेगेटिव बैलेंस आ रहा है, यानी पासबुक का भी अभी क्या है, पासबुक का भी क्या है, डेबिट बैलेंस होगा, पासबुक भी नेगेटिव है। पासबुक के केस में डेबिट बैलेंस मतलब नेगेटिव बैलेंस, और वो नेगेटिव बैलेंस यहाँ आ रहा होगा, जितना इनका बैलेंस बच रहा है ना उतना ही आ रहा होगा। कितना आ रहा है, 1693.36, तो 1693,600, ठीक है जी। तो देखा आपने, अब ये देखो जो हमने माइनस, जो हमने, अरे अच्छा हाँ सही तो है, ठीक है ठीक है, माइनस का अमाउंट ज्यादा है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है जी। तो जो माइनस में आना था उसको माइनस में किया, जो प्लस में आना था प्लस में किया। इन्होंने क्या किया होगा, इसका अपोजिट दिखाया होगा। तो देखिए जिनको मैंने प्लस किया है उनको इन्होंने माइनस में रखा है, ठीक है। तो ये जो डिटेल अमाउंट वाला जो फॉर्मेट है ना, वो ओवरड्राफ्ट के केस में थोड़ा उल्टा हो जाता है। डिटेल और अमाउंट वाला जो फॉर्मेट है वो ओवरड्राफ्ट के केस में उल्टा हो जाता है, चाहे पासबुक करो चाहे कैश बुक करो। मैं इसीलिए प्लस माइनस फॉलो करता हूं, क्योंकि नॉर्मल केस में तो प्लस माइनस और ये डिटेलिंग सेम चलती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ओवरड्राफ्ट के केस में क्या होगा, आपको ऐसा समझना पड़ता है कि भैया ये जो कैश बुक है ना, ये जो कैश बुक है, या तो आप ऐसे याद कर लो कि भैया कैश बुक में जो पहले प्लस होता था अब वो माइनस होगा ओवरड्राफ्ट के केस में, ओडी के केस में, या तो आप ऐसे याद कर लो, तो फिर ठीक है, ठीक है जी। तो जो प्लस होता था उसे माइनस करेंगे, जो माइनस होता था वो प्लस करेंगे। तो ओवरड्राफ्ट ऑफ कैश बुक देखो यहां इन्होंने अमाउंट में लिखा हुआ है, क्योंकि आपको इन सब में इसको प्लस करना है, जबकि ओवरड्राफ्ट माइनस होता है, नेगेटिव बैलेंस होता है। तो ये याद कर लो, या फिर आप ऐसे याद कर लो कि भैया कैश बुक का अगर ओवरड्राफ्ट दिया है, एज्यूम इट एज पासबुक, एज्यूम इट एज पासबुक, इसको आप पासबुक समझ के एंट्री करो, ठीक है जी। तो इसको करने के दो तरीके हो गए। तो ओवरड्राफ्ट है, अब ऐसे ही अगर ओवरड्राफ्ट पासबुक का दिया होगा तो आप उसको कैश बुक समझ के एंट्री करो, तब तो आप एकदम मैच कराते हुए करोगे। 11वीं में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है जी। तो इसीलिए मैं इस फॉर्मेट को उतना सही नहीं मानता, मतलब मुझे लगता है कि इसमें बच्चा फालतू में कंफ्यूज होता है, तो इसीलिए मैं आपको इस फॉर्मेट से करके दिखा दिया, आपको इस फॉर्मेट से इसको समझा भी दिया, ठीक है जी। बाकी फिर आप इसको घर पे एक बार थोड़ा रिवाइज कीजिएगा, अगर आप सीए करना चाहते हो तो इतना तो आप कर ही लोगे, ठीक है जी। चले फिर, चलिए तो एक आखिरी टाइप का क्वेश्चन बचता है जिसको अपन कहते हैं एडजस्टेड कैश बुक। एडजस्टेड कैश बुक क्या होता है कि इसमें कैश बुक बनेगी और उसमें आप इसके बैलेंस को एडजस्ट भी कर दोगे, यानी कि जो भी कैशियर भैया से गलती हुई है, जो कैशियर भैया ठीक कर सकते हैं वो आपको ठीक कर देना है, टाइमिंग डिफरेंस वाले को छोड़कर। तो देखिए द कैश बुक ऑफ मिस्टर गड़बड़ वाला, अच्छा गड़बड़ वाला शोज 836,400। तो कैश बुक का बैलेंस मुझे दिख रहा है एज द बैलेंस एट बैंक एज ऑन 31 दिसंबर 2022, बट यू फाइंड इट डज नॉट एग्री विद बैलेंस एज पर बैंक पासबुक। तो भैया ये मेरा कैश बुक का बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस आ गया हमारे पास, ठीक है भैया जी। नाउ ऑन सिक्योरिटी यू विल फाइंड द फॉलोइंग डिस्क्रिपेंसी, ठीक है जी, ओके भैया जी। आपको क्या करना है, आपको प्रिपेयर करना है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इफ बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 दिसंबर। अगर बुक क्लोज हो रही है 31 दिसंबर को, तो यानी क्लोज मतलब खत्म, तो जितना भी आपका इशू है वो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, तो यानी कि आपको एडजस्टेड कैश बुक भी बनाना पड़ेगा, एडजस्टेड कैश बुक भी आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है जी। चलिए तो अब देख लीजिए,
ऑन 15 दिसंबर 2022, 15 दिसंबर 2022 द पेमेंट साइड मतलब क्रेडिट वाली साइड, कैश बुक में पेमेंट साइड इधर होती है, रिसीप्ट साइड इधर होती है। तो ये क्या कह रहे हैं भैया, पेमेंट साइड जो है वो अंडर कास्ट है 10,000 से। वो क्या है भैया, अंडर कास्ट है 10,000 से। हमने कहा ठीक है भैया जी, अंडर कास्ट है। अंडर कास्ट का मतलब है पेमेंट आपने कम की, तो यानी कि आपको इसको पेमेंट करनी पड़ेगी, तो इसको क्रेडिट साइड पे आपको लिखना पड़ेगा कैश बुक के, ठीक है, कैश बुक के बैंक कॉलम के क्रेडिट साइड। अगर आपने पेमेंट कम की तो और करोगे ना, तो अंडर कास्ट मतलब क्रेडिट साइड पे, ठीक है जी। ओके भैया जी। अ चेक ऑफ रुपीज, अब ये कैश बुक में ही एडजस्ट हो जाएगा, है ना, इसमें बैंक का लेना देना नहीं है, कैशियर ने कम किया है तो ये कैश बुक में एडजस्ट हो जाएगा। हाँ भैया जी। फिर अ चेक ऑफ रुपीज 1,31,000, 1,31,000 का एक चेक है। हमने कहा हाँ जी भैया है, दिख रहा है हमें 1,31,000 का चेक है। तो क्या करना है, इशूड ऑन 25 दिसंबर वॉज नॉट टेकन इन द बैंक कॉलम, बैंक कॉलम में नहीं लिया। चेक इशूड है भैया, इशूड मतलब माइनस पेमेंट करने के लिए, लेकिन अपन ने नहीं लिया, तो भैया अब करो, तो इसको क्रेडिट साइड पे लिखो, कैश बुक के क्रेडिट साइड पे लिखो, बात खत्म। चलिए, वन डिपॉजिट ऑफ 1,50,000, एक डिपॉजिट 1,50,000 का वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक एफ देयर इज नो बैंक कॉलम देयर इन। तो भैया कोई बैंक कॉलम नहीं था, इसलिए 1,50,000 का आपने डिपॉजिट नहीं लिया। तो भैया बनाओ और इसको लिखना पड़ जाएगा, इसको लिखना पड़ जाएगा। तो आपको इसको डेबिट करना पड़ेगा, यानी एक तरीके से प्लस क्रेडिट माइनस डेबिट प्लस, है ना, कैश बुक के केस में यही है, ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। तो ये तीनों तो आप कैश बुक में ठीक कर सकते हो। फोर्थ, 18 दिसंबर 2022 डेबिट बैलेंस 15,260 एज ऑन द प्रीवियस डे पे होगा, वॉज ब्रॉट फॉरवर्ड एज क्रेडिट बैलेंस इन द कैश बुक। भैया कोई डेबिट बैलेंस था, डेबिट बैलेंस यानी पॉजिटिव, ध्यान दीजिएगा, अगर आपका कैश बुक में कोई चीज डेबिट बैलेंस है मतलब वो पॉजिटिव है, ठीक है जी, वो क्या है, पॉजिटिव है। ओके, आपने क्या कर दिया, इसको क्रेडिट कर दिया। तो ध्यान दीजिएगा, आपको कोई चीज लिखनी यहां पर थी, यहां पर लिखनी थी, आपने गलती से उसको यहां लिख दिया, तो अब आपको इसको ठीक करना है, गलती को ठीक करना है। तो आपको लगेगा कि भैया यहां 15,260 लिख दो, नहीं सर, ये 2 बार आएगा। क्यों, एक बार तो आपको यहां लिखना था, वो आपने लिखा नहीं। जैसे किसी से आपको 100 रुपए चाहिए थे, आपने उसे 100 रुपए और दे दिए, तो अब आप उससे 200 रुपए लोगे ना, अब आप उससे 200 रुपए लोगे। तो यहां देखिए 15,260 और 15,260 2 बार आएगा। और डेबिट मतलब डेबिट साइड पर। अब भैया अगर ये बोलते हैं कि इसको लिखा ही नहीं, अगर ये बोलते कि डेबिट पे लिखना था, लिखा ही नहीं, तो आप 15,260 लेते, पर इन्होंने ऐसा नहीं बोला, बोला लिखना था पर क्रेडिट में लिख दिया। तो पहले तो जो लिखना था डेबिट में वो लिखो, और जो क्रेडिट में लिख दिया उसको अपोजिट करो, क्योंकि उसको ठीक करना पड़ेगा। तो 2 बार आएगा, ठीक है जी, ध्यान देंगे। और या तो फिर आप इसको इंटू टू करके 15 दूनी 30, 30,520 लिख दोगे, ठीक है जी, डन है। चलिए, तो ये कहां पर आएगा भैया, ये डेबिट साइड पर आएगा। तो ये दोनों डेबिट, वो दोनों क्रेडिट, ठीक है भैया जी। आगे, वन ऑफ द टोटल चेक्स, अब देखिए यहां पे ध्यान दीजिएगा, वन ऑफ द टोटल चेक अमाउंटिंग रुपीज 11,514 का कोई टोटल चेक है, ड्रॉन इन द लास्ट वीक ऑफ डिसंबर। भैया लास्ट वीक ऑफ डिसंबर ये ड्रॉ हुआ। हमने कहा ठीक है भैया जी। चेक्स एग्रीगेटिंग 785 वर एनकैश इन दिसंबर। अब देखो टोटल चेक ड्रॉन है भैया जी, ड्रॉन का मतलब होता है आपने किसी को बनाकर दिया होगा, तो पेमेंट वाला है, ठीक है जी, तो पेमेंट वाला है। अब ध्यान दीजिएगा, एनकैश्ड यानी कि भैया 11,514 का आपने चेक ड्रॉ किया, तो चेक ड्रॉ किया यानी माइनस किया होगा कैश बुक वाले ने, पर ये बैंक के पास कितने वाले पहुंचे, सिर्फ 7815 वाले, तो 7815 वालों ने बैंक ने माइनस किया होगा। तो बाकी जो बचा कितना बचेगा, 9, 1 के 14 में से 9, फिर 1 के तो 10 में से 1 कटा तो फिर से 9, ये 5 की जगह 4 हो जाएगा, तो ये 6 और ये 10 की जगह 3, तो 3699। ये आपने ज्यादा माइनस कर रखा है कैश बुक वालों ने। अब मेरे पास क्या है, कैश बुक ही है। अब क्या ये चीज कैश बुक में ठीक हो जाएगी, नहीं, ये टाइमिंग डिफरेंस है, तो ये बीआरएस में जाएगा, ये बीआरएस में जाएगा। अब बीआरएस में तो जाएगा भैया, लेकिन होगा क्या, तो देखो बैंक वाले ने इतना माइनस किया, आपने ज्यादा माइनस कर दिया। अगर आपने ज्यादा माइनस कर दिया है, आप कैश बुक आपके हाथ में है, तो आपको बैंक के हिसाब से चलना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा, इसको प्लस करना पड़ेगा। तो 3699 क्या होगा आपका, प्लस हो जाएगा। किस में प्लस हो जाएगा भैया, तो ये आपका बीआरएस में प्लस हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात, समझ रहे हो ना, ठीक है। और जो भी चीज लगे, अगर आप कॉन्सेप्ट भूल गए हो तो प्लीज वन शॉट जरूर देख लेना, वरना एक बार और इसका रिवाइज करो, आपको समझ में आएगा। मैं हर चीज का प्लस माइनस आपको बता रहा हूं, है ना। चलिए, डिविडेंड 25,000 कलेक्टेड बाय बैंक एंड सब्सक्रिप्शन ऑफ 1,000 पेड बाय इट वर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। भैया डिविडेंड 25,000 रुपए का कलेक्ट किया बैंक ने, कलेक्ट किया मतलब प्लस किया होगा उन्होंने, है ना, मेरे अकाउंट को प्लस किया होगा, मेरे अकाउंट में डिविडेंड आया होगा भाई, है ना, भगवान करे भैया खूब सारा डिविडेंड आते ही रहे। तो भैया 25,000,
और एक सब्सक्रिप्शन का भी 1000 रुपये, एंड सब्सक्रिप्शन फॉर 1000 पेड बाइट, पे किया अपन ने ये तो ये 1000 रुपये पे किया और ये 25,000 रुपये हमें मिला है। तो इसका मतलब भैया 25 को प्लस करो तो कैश बुक में डेबिट साइड और 1000 को माइनस करो, ठीक है। तो ये वाला जो 25,000 है ये कहाँ जाएगा, डेबिट साइड पर जाएगा, और ये कैश बुक वाले ने रिकॉर्ड नहीं किया तो कर सकता है अब, तो करेगा, और ये 1000 वाला क्रेडिट में जाएगा, मैं पे कर रहा हूँ, ठीक है जी। समझ गया ना, यहाँ कोई दिक्कत की बात नहीं है, ओके भैया जी। फिर वन आउटगोइंग चेक 3,50,000 वॉज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक। आउटगोइंग चेक यानी कि माइनस वाला चेक होगा, है ना। तो माइनस वाले चेक को मैंने 2 बार लिख दिया। अगर मैंने माइनस वाले चेक को 2 बार लिख दिया है तो भैया मैंने माइनस कर दिया होगा 3,50,000, फिर मैंने माइनस कर दिया होगा 3,50,000। अब समझना बात को, कई लोग यहां इसको डबल समझ लेंगे। अब 3,50,000 माइनस तो आपको करना था ना, हाँ भैया आपको करना था तो माइनस कर दिया, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। ये वाला रॉन्ग है ना, एक्स्ट्रा कर दिया। तो भैया जो एक एक्स्ट्रा किया, इनमें जो अंतर है, यहां पर मुझे यहां लिखना था, मैंने यहां तो नहीं लिखा, यहां लिख दिया। तो पहले इसको ठीक करो और जो लिखना था वो, अब यहां पर जो एक लिखना था वो तो सही है, जो एक एक्स्ट्रा लिख दिया वो गलत है ना। तो माइनस किया 3,50,000 एक्स्ट्रा, तो अब इसको वापस से प्लस करो, तो प्लस कर दो 3,50,000, और प्लस कर दो का मतलब क्या हुआ, डेबिट साइड पर, क्योंकि ये कैश बुक में ही एडजस्ट हो जाएगी। आइए जरा देख लेते हैं। तो भैया सबसे पहले क्या है, कैश बुक का ओपनिंग बैलेंस 836, पॉजिटिव बैलेंस है तो इधर आ जाएगा, ये देखो 836। फिर क्या है भैया जी, 10,000 क्रेडिट साइड पे और 1,31,000 क्रेडिट साइड पे, तो 10,000 क्रेडिट साइड पे, 1,31,000 क्रेडिट साइड पे। फिर 1,50,000 डेबिट साइड पे जो कि 9 था, तो 1,50,000 कहाँ गया, ये रहा, ये लिखा हुआ है ना, 1,50,000 यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है भैया जी। फिर उसके बाद 30,50 ये डेबिट साइड पर, तो 30,520, तो ये रहा 30,520, ठीक है, डेबिट साइड पर। फिर टोटल चेक अमाउंटेड रुपीज, तो ये तो बीआरएस में जाएगा, अभी इसको रुक जाओ। फिर आता है डिविडेंड, तो ये 25,000 प्लस करना है और 1,000 माइनस करना है, तो 25,000 प्लस कर दिया, 1,000 मैंने माइनस कर दिया। फिर लास्ट में 3.5 लाख माइनस करना था, मैंने 2 बार कर दिया था, तो एक बार प्लस करूंगा तो ये 3.5 लाख, तो ये सारे टिक हो गए, सारे टिक हो गए, इधर भी सारे टिक हो गए। अब आपको क्या करना है भैया, तो इस साइड की टोटलिंग करो, इस साइड लिखो और ये बैलेंस कैरी डाउन निकाल लो, ये आपका बैलेंसिंग फिगर है। अब जब आप बीआरएस में जाओगे तो आपका बैलेंस ये हो जाएगा, जब आप बीआरएस में जाओगे तो आपका बैलेंस ये हो जाएगा। तो ये देखिए बैलेंस एज पर कैश बुक, करेक्टेड बैलेंस देखो साफ साफ लिखा हुआ है, ये देख रहे हो, करेक्टेड बैलेंस यहाँ लिखा हुआ भी है, करेक्टेड बैलेंस। फिर आपका एक ही ट्रांजेक्शन था, कहाँ गया वो, ये रहा, और वो बीआरएस में प्लस हो रहा था 3699, तो ये देखिए यहाँ पे आपका बीआरएस में प्लस हो रहा है 3699, ये आपका टोटल आ गया भैया, बात हो गई खत्म, मामला हो गया हजम, ये ठीक है जी, डन। तो अपना यहाँ पे बीआरएस आकर होता है खत्म। मुझे उम्मीद है कि मैंने काफी कोशिश की है कि अगर आपने पहले ना भी पढ़ा हुआ तो भी आपको ये बने, आपको ये समझ में आए। अगर आपको नॉर्मल अकाउंट्स भी समझ में आती है, नॉर्मल पैसे का लेन देन भी समझ में आता है, बाकी आप ये होमवर्क करोगे तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आपने इसको देखा है दिल से, है ना। और जैसा भी लगे आप वो मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है जी। चलें फिर आगे, चलें, चलो भैया तो फिर आगे चलते हैं। अब आता है इन्वेंट्री। देखिए तो इन्वेंट्री नया टॉपिक है, इसके अंदर काफी सारी चीजें, तो मैं बेसिक चीजें आपको बता देता हूं जो कि आपके लेवल पे आप समझ भी जाओगे, बाकी आप फिर बैचेज या जो भी आप करोगे, जब तैयारी करोगे तब आप कर लोगे। इन्वेंट्रीज अगर याद करें भैया तो 11वीं क्लास में हमने ये देखा हुआ है, एक होता था भैया ओपनिंग स्टॉक, एक होता है भैया क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। इसमें एक पहली भी मैंने पूछी थी, पहले क्या आता है, अंडा या मुर्गी, तो क्लोजिंग स्टॉक या ओपनिंग स्टॉक। तो हमेशा ध्यान रखना जब जिंदगी में पहली बार बिजनेस शुरू होता है तो सबसे पहले तो क्लोजिंग स्टॉक ही आता है ना। जो भी बाकी चीज आप जो भी लाओगे वो स्टॉक नहीं काउंट होती, ठीक है। नाउ परचेज में काउंट होता है या फिर आपके कैपिटल और फिर वो एसेट्स की तरह ट्रीट होता है। चलिए तो भैया ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक होता है। फिर हमने देखा कि दो प्रकार की कंपनीज बेसिकली होती है, एक होती है मैन्युफैक्चरिंग, एक होती है मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें मैंने आपको डिफरेंस बताया था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन्वेंट्री एंड स्टॉक, जो एक छोटा सा बेसिक डिफरेंस है। वैसे नॉर्मली भाषा में दोनों को सेम ही रखते हैं, बट एक छोटा सा डिफरेंस है, एक होता है मैन्युफैक्चरिंग और एक होता है ट्रेडिंग कंपनी। ट्रेडिंग कंपनी मतलब वो स्टॉक मार्केट वाली नहीं, परचेज सेल वाली ही, लेकिन गुड्स की, ठीक है जी, गुड्स की परचेज सेल वाली, वरना स्टॉक मार्केट नहीं समझ लेना। तो यहां पर क्या होता है कि आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो जाहिर सी बात आप रॉ मटेरियल भी खरीदते होगे, फिर रॉ मटेरियल खरीदते हो तो कुछ ऐसा सामान होता होगा जो आधा बन गया होता है और कुछ ऐसा सामान हो जाता है जो फिनिश गुड्स होता है। हालांकि मैन्युफैक्चरर भी कुछ खरीदे हुए सामान खरीद सकते हैं जिसको स्टॉक इन ट्रेड कहते हैं, ठीक है जी।
तो यानी कि इनके पास जो मैन्युफैक्चरर होता है, इनके पास इन तीनों चीजों का ओपनिंग और क्लोजिंग हो सकता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग हो सकता है। ट्रेडिंग वाले क्या करते हैं, बना बनाया माल खरीदते हैं, बना बनाया माल, और उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ते हैं। ठीक है, बना बनाया गुड्स, ठीक है, तो वो इसमें क्या करते हैं, अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ते हैं। तो यहां पर आपका सिर्फ स्टॉक होता है, और ये स्टॉक इन ट्रेड बोल सकते हो आप इसे, है ना, वो स्टॉक जिसपे सिर्फ ट्रेड होता है, उसका आपका ओपनिंग एंड क्लोजिंग होता है। ठीक है जी। एक और चीज अपन ने पढ़ी थी, अगर आपको इन्वेंट्री से याद हो, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत, अगर याद आ रहा है तो बोल दो यार जरा, क्लोजिंग स्टॉक के समय पढ़ते थे अपन, अगर याद आ रहा है तो बोल दो जरा यार, याद आया? पता नहीं आपको याद आया कि नहीं आया। मैंने प्रूडेंस कॉन्सेप्ट भी बताया, या कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, ठीक है जी। प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ते थे भैया, याद नहीं आ रहा, याद दिला दो। तो देखो बहुत सिंपल सी चीजें अपन एक पढ़ा करते थे, और वो था क्लोजिंग स्टॉक, यानी स्टॉक को आप हमेशा वैल्यू करोगे कॉस्ट प्राइस या रियलाइजेबल या मार्केट वैल्यू बोल लीजिए, या मार्केट वैल्यू, ठीक है, विच एवर इज लोअर। अरे यार ये तो हिलेगा नहीं, चलो छोटे में ले लेते हैं, विच एवर इज लोअर। याद आ गया? तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको इस टॉपिक में मिलेंगे, है ना, ठीक है जी। तो यही है हमारी इन्वेंट्री से जो आपने अभी तक रूबरू किया होगा, है ना। और ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर हो, हाँ अच्छा ये भी है, क्लोजिंग स्टॉक नॉर्मली ट्रायल बैलेंस में नहीं आती है, और अगर नहीं आ रही है तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट के एसेट साइड आएगी। ठीक है जी। अगर एडजस्टेड परचेज है तो ये फिर ट्रायल बैलेंस में आ भी सकती है, ऐसे केस में सिर्फ बैलेंस शीट पर आएगी ना, ये बातें अपन डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है जी, समझ गया ना? ओके भैया, तो आइए इसको देख लेते हैं। तो देखिए टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं, तो ये सब आप अंदर जाके पढ़ोगे, मैं बस आपको बता दे रहा हूं। टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ये सब अपन देख चुके हैं, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स पार्ट, अगर कुछ बचता है तो वो सारा, क्योंकि जब ये करते हैं तो पैकेजिंग मटेरियल्स है। और इन केस ऑफ ट्रेडिंग, ट्रेडेड गुड्स, यानी सिर्फ स्टॉक इन ट्रेड बनता था। ठीक है। फिर यहाँ पर भैया जी कुछ मेथड्स होते हैं, इन्वेंट्री के कैलकुलेशन के कुछ मेथड्स होते हैं। तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन टेक्निक, इसमें आता है हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड, उसके अंदर आपका आ जाएगा इन्वेंट्री नॉट ऑर्डिनरी इंटरचेंजेबल, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। ये सारे से मैं नाम बता रहा हूँ। अच्छा आपको एक याद दिलाता हूँ, मतलब खास ही है एक तरीके से, मुझे याद नहीं कि यार ये फाउंडेशन में तो नहीं था, क्योंकि हमारे समय में फाउंडेशन एमसीक्यू बेस्ड पे था। तो मुझे इंटरमीडिएट लेवल पर जब सबसे पहला आता है, 2 ग्रुप्स होते हैं ना, तो पहले 4 और 3 7 करके पेपर होते थे, आईपीसीसी लेवल की बात हो रही है। तो उस टाइम पे आपको पता है लीफो या फीफो मेथड में से ही कोई क्वेश्चन आया था। मैंने कहा यार ये तो फाउंडेशन लेवल का है, तो मैंने कहा ठीक है यार ईजी है भाई, कर लेंगे, बहुत ईजी मेथड है, आप आराम से कर लोगे, 10 मिनट के अंदर ही समझ में आ जाएगा, मैं समझा भी दूंगा आपको, है ना। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड में अगर अपन जाएंगे तो ये 2 पॉइंट्स आ जाते हैं। अगर मैं नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड में जाऊंगा तो यहाँ पर इन्वेंट्री ऑर्डिनरी इंटरचेंजेबल आ जाता है, जिसके अंदर आपके पास 3 मेथड है, फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज मेथड, और एक आ जाता है एडजस्टेड सेलिंग प्राइस। ठीक है जी, तो ये हमारे पास है। ठीक है, सॉरी, हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड में आपके पास इन्वेंट्री नॉट ऑर्डिनरी इंटरचेंजेबल, वही मैं कहा कि यार ये तो दोनों सेम लग रहे हैं, तो ये इसके अंदर हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड के अंदर नहीं है, और ये नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट में सिर्फ एक ही है, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो ये हमारे पास मेथड्स के नाम है। फीफो यानी होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो सबसे लास्ट में आया उसको पहले बेचो, फीफो यानी कि जो पहले आया उसको पहले बेचो। ठीक है, तो ये हमारे पास मेथड्स होते हैं। ठीक है जी, चलिए अब कुछ थ्योरी है, फटाफट देख लेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। तो इन्वेंट्री कैन बी डिफाइंड, इन्वेंट्री होती क्या है वैसे भैया जी? तो कोई भी ऐसा एसेट, क्योंकि ये क्लोजिंग स्टॉक होता है तो एक तरीके से हमारे लिए फिर बाद में एसेट ही कहलाता है। तो एसेट हेल्ड फॉर सेल, ऐसा एसेट जो आपने बेचने के लिए खरीदा हुआ है ना, क्लोजिंग स्टॉक जब आप रखते हो तो बेचने के लिए तो रखते हो, है ना। तो ऐसा एसेट जो आपने बेचने के लिए रखा है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, है ना, नॉर्मली आप बेचते ही हो, वरना आप मशीन को बेचना भी आप कह सकते हो, लेकिन वो नहीं आएगा, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल और फॉर सच कंजप्शन on and the production of goods or services for sale including maintenance, supplies and consumable other than machinery spares, यानी कोई भी ऐसे पार्ट्स
जो भी कंज्यूमेबल पार्ट्स हैं उनको भी अगर आप बेचते हो, बेसिक पॉइंट ये है कि आपने कुछ भी ऐसा रखा हुआ है जिसको आप बेचकर पैसा कमाते हो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, तो वो बेसिकली आपके लिए इन्वेंट्री के अंदर काउंट हो जाता है। ठीक है जी, गुड्स नहीं, इन्वेंट्री की बात हो रही है ना। ठीक है जी। नाउ इन्वेंट्री ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो कंसर्न होती है उसके पास 3 होती हैं। सबसे पहले है आपके पास, कहाँ गया, हाँ, रॉ मटेरियल विच विल बिकम पार्ट ऑफ गुड्स, है ना, फिर धीरे धीरे गुड्स बनेगा। देन पार्ट एंड फैक्ट्री सप्लाईज में वर्क इन प्रोग्रेस आ गया, ठीक है, पार्शियली कंप्लीटेड, एंड देन ऑफ कोर्स फिनिश प्रोडक्ट। तो 3 बेसिकली प्रोडक्ट होते हैं, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश प्रोडक्ट। ठीक है भैया जी। नाउ प्रॉपर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री हैज अ वेरी सिग्निफिकेंट बियरिंग ऑन द ऑथेंटिसिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्यों इतने सारे मेथड्स बनाए गए होंगे इन्वेंट्री के? इसीलिए क्योंकि उसकी प्रॉपर वैल्यूएशन बहुत जरूरी है। अगर इन्वेंट्री को आप प्रॉपरली वैल्यूड नहीं कर रहे हो तो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इंपैक्ट पड़ेगा। अगर आपको याद हो, ट्रेडिंग अकाउंट होता था, यहाँ सेल्स रिटर्न माइनस होके फिर यहाँ क्लोजिंग स्टॉक आता था। अगर आपने इसकी वैल्यू बढ़ा दी तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ेगा, घटा दी तो ग्रॉस प्रॉफिट घटेगा, यानी कि आपके प्रॉफिट्स पे इसका इंपैक्ट है। और फिर वही प्रॉफिट बाद में जाके नेट प्रॉफिट बनेगा, फिर वो नेट प्रॉफिट जाके बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड या लेस होगा अगर नेट लॉस होगा तो यानी कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसका मेजर रोल है। फिर कुछ रेशियोज निकाले जाते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकाला जाता है, नेट प्रॉफिट रेशियो निकाला जाता है, तो उस रेशियोज में भी रॉन्ग इंडिकेशन जाएगा। फिर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो होता है, वहां पर भी कुछ ना कुछ असर पड़ता है। ठीक है जी, तो इसलिए इसकी सही वैल्यूएशन करना बहुत जरूरी है। ठीक है जी। अच्छा भैया जी, अब एक फॉर्मूला आता था, याद है आपको, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वो भी तो इन्वेंट्री का ही उसमें गेम है। तो आइए उस फॉर्मूले को समझिए। तो उसका फॉर्मूला ये है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इन्वेंट्री, स्टॉक बोल लीजिए। याद रखिएगा इसमें नेट परचेज वर्ड यूज होता है क्योंकि अगर परचेज रिटर्न होगा तो वो इसमें से माइनस भी होगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलिए भैया जी आगे बढ़ते हैं। नाउ ये मैंने आपको पहले बता दिया, इन्वेंट्री शुड बी जनरली वैल्यूड एट अ लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। ठीक है जी, यहां पर लिख दिखा है लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल विच एवर इज लोअर की बात हो रही है। ठीक है जी, इन्वेंट्री वैल्यूएशन टेक्निक्स है। अब इन्वेंट्री वैल्यूएशन टेक्निक्स में हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड में अभी अपन ने पढ़ा, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, ये तो बहुत सिंपल, इसमें कुछ नहीं है। फीफो, लीफो, एवरेज प्राइस मेथड, वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। नॉन हिस्टोरिकल में ये यहाँ पे आएगा, ये थोड़ा सा यहाँ पे ये हो गया, ये ऐसे कर लो। नॉन हिस्टोरिकल के अंदर एडजस्टेड सेलिंग प्राइस और स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड है। देयर आर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ डिटरमाइनिंग द फिजिकल क्वांटिटीज एंड मॉनेटरी वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री सोल्ड इन हैंड। वन सिस्टम इज नोन एज पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम, ये कुछ 2 नाम है, पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम, दूसरा है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। ठीक है, तो ये ऐसी नाम दिए हैं। बेसिकली ये सारी चीजें हैं जिसके थ्रू आप वैल्यूएशन करते हो, है ना। अब देखो ये है बहुत ही सिंपल चीज है, तो मैं इसको आपको इसी पे दिखा देता हूं, है ना, हाथ तो हाथ हो जाएगी। और आपको यकीन मानो, मैं आपको 2 मिनट बताऊंगा, आपको सब समझ में आ जाएगा, बहुत इजी मेथड्स है। तो मेथड्स को मैं थोड़ा बेसिकली आपको समझा देता हूं ना। तो सबसे पहली मेथड होती है हमारे पास हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड। इसमें अपना एक रूल चलता है, क्या रूल था भैया जी, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। तो आपको कुछ नहीं करना भैया, देखो मैं तीनों का आपको दिखा रहा हूं, दिखाई दे रहा है मेरे हिसाब से स्क्रीन पे सब कुछ सही दिख रहा है, तो उम्मीद है आपको भी सब कुछ सही दिख रहा होगा। ये देखो, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं मैं। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड में क्या करना है भैया, 38 है, 42 है, आप किसको लोगे, रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर, कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर, तो आप 38 लोगे। 29 है तो 29 लोगे, 17 और 14 है तो 14 लोगे, तो 38, 29 और 14। ठीक है जी, ये देखिए आंसर, विच एवर इज लोअर 38, 29 और 14, इसका टोटल कर लिया 81, हो गया हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड, खत्म, सिंपल सा। अब आता है फीफो। फीफो का मतलब हो जाए वो जो पहले आया वो पहले जाएगा। ठीक है, तो देखिए एक क्वेश्चन है, ये फीफो है ना, जिसमें काफी सारी थ्योरी है। बेसिक पॉइंट ये है कि जो मटेरियल आपने पहले खरीदा आप पहले उसको बेचोगे। ठीक है जी, तो आइए देखते हैं इसमें, है ना। इसमें देखिए, अब देखो आपने 4 दिसंबर को 900 रुपए की क्वांटिटी ली 50 रुपए के हिसाब से। ठीक है, आपने फिर 10 दिसंबर को 400 ली 55 रुपए के हिसाब से। ओके भैया जी, फिर आप आगे आए 11 दिसंबर को आपने 300 क्वांटिटी ली 55 के हिसाब से। फिर आपने दिसंबर 19 को 200 चीजें ली 60 के हिसाब से। फिर आपने 800 ली 47 के हिसाब से। अब इन्होंने कहा अगर आपने 1600 यूनिट बेची, 1600 यूनिट बेची, ठीक है जी, 1600 यूनिट, तो अब देखिए आपको क्या करना होता है। अब इन्होंने जो कहा है उसको देख लेते हैं पहले। तो क्या क्या था, 900, 400, 300, 900, 400, 300, 200, 800। ठीक है जी, तो 900, 400, 300, 200, 800। ठीक है, इनकी वैल्यू कितनी है, 50, 55, 55, 60, 47, 50, 55, 55, 50, 55, 55, 60, 47। ठीक है,
ये QTY है और ये प्राइस है। ओके, अब ये अगर आप देखोगे तो उसने क्या किया, 1600 यूनिट आपने बेची। तो भैया जी 1600 फीफो मेथड है, ठीक है जी। पहला मेथड कौन सा है, फीफो है। तो फीफो में आपको क्या करना होगा भैया जी, तो देखो अभी 1600 में आप सबसे पहले किसको बेचोगे, इसको बेचोगे, तो इसको माइनस कर दो, -900। फिर आप किसको बेचोगे, इसको बेचोगे, तो -400। फिर अब आपके पास 16 में से -900 और 400 कर दिया तो कितना बचा, 300। तो ये भी बिक जाएगा, -300। अब ये कितना हो गया, 0, यानी अब कुछ भी नहीं बिकने के लिए बचा। तो जो पहले था सबसे पहले उसको बेचा, जो बाद में आया फिर उसको बेचा, फिर उसके बाद वाला आया तो उसको बेचा, यानी अब मेरे पास ये दोनों रह गए। तो कितना होता है 200 इंटू ये, तो ये हो जाएगा 1200, और ये तो 2 0, 7 8 जा 56, कैरी 5 7 2 जा 32, तो 37 है ना, 12,000 होगा ये, ठीक है, 3 0 है ना। तो 8 4 32 और 56 का तो 37, तो आपके पास टोटल कितना हो गया 49,600। तो अगर मैं फीफो मेथड की बात करूं तो आपकी वैल्यू कितनी हो गई 49,600, ठीक है जी। लीजिए देखिए जो बच गया। अब आता है लीफो मेथड। लीफो में क्या होता है कि आपको सेल की डेट अलग अलग दी होती है, तो जैसे जैसे आपकी सेल की डेट आएगी तो आपका जो उस टाइम का सबसे रीसेंट मटेरियल होगा वो पहले बिकेगा। तो आओ देख लीजिए, ये देखिए, अब ध्यान देना, इन्होंने बोला कि 5 दिसंबर को, अच्छा इसमें डेट भी थी ना, इसमें डेट भी थी, मैं इसकी डेट भी लिख देता हूं, क्या है 4 10 11 19 28, 4 10 11 19 28, तो 4 10 11 19 28। अब लीफो में थोड़ा सा एफर्ट लग जाता है, लीफो में थोड़ा सा एफर्ट लग जाता है, लीफो में थोड़ा सा एफर्ट लगता है, ठीक है जी। तो देखिएगा, अब देखिए लीफो की डेट दी हुई है, ओके 5 20 29, लीफो की डेट क्या दे दी 5 20 29, ठीक है। कितना अमाउंट है 500 600 500, 500 600 500, तो 500 600 500, ठीक है, 500 600 500, ओके जी, दिख गया आपको, ओके 500 600 500, हाँ जी भैया जी 500 600 500। अब क्या करें भैया, तो जब आप लीफो में जाते हो ना तो आपको देखना है 4 तारीख को, तो देखो यहां पर 4 तारीख को आपके पास 900 अवेलेबल थे, ठीक है। तो इस 900 में से आपने क्या किया 4 तारीख, अब ये 5 है तो इसको ऐसे मार्क कर लो, तो यानी कि आपने 4 तारीख को 900 में से 500 को बेच दिया है ना, तो बचे कितने 400, उसकी वैल्यू कितनी थी 50, तो इंटू 50 करके ये आ जाएगा 20,000, ठीक है जी। तो अब आपके पास 20,000 हो गया। फिर 10 11 और 19, 10 11 और 19 यानी कि ये 400 हो गया, फिर 400 आपने बचाया, फिर 10, फिर 300 का और खरीदा, फिर 19 तारीख को 200 का और खरीदा। तो अब आपके पास जो टोटलिंग हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, तो इस 400 के ऊपर आपका 55 रुपया है, फिर इस 300 के ऊपर भी आपका 55 रुपया है, और इस 200 के ऊपर आपका 60 रुपया है, ठीक है, ओके जी। फिर आपने 20 तारीख को, यानी कि फिर आपने क्या किया 20 तारीख को, फिर आपने 20 तारीख को 600 बेचे। तो अब जो आपने ये 600 बेचा ना, उसमें आप सबसे पहले क्या माइनस करोगे, ये 200 माइनस कर दोगे, तो माइनस ये 200, ठीक है जी, तो 60 रुपए वाला माइनस हो गया। फिर उसके ऊपर का माइनस कर दोगे 300, ठीक है जी। तो आप नीचे से शुरू करोगे, तो पहले ये 200 आपने पूरा खत्म कर दिया, पूरा बेच दिया इन 600 में, फिर इस 300 को भी पूरा बेच दिया सेकंड। अब जब आती है बारी थर्ड की, तो 500, तो इस 400 में से सिर्फ माइनस होंगे 100 यूनिट, तो यहां से माइनस होंगे 100 यूनिट, ठीक है जी। तो आपके पास 20 तारीख को 600 यूनिट बिक गए। अब आपके पास कितने बचे, तो 100 यूनिट इसके बचे और 400 यूनिट इसके बचे, तो 400 यूनिट अभी भी आपके पास 50 रुपए के हिसाब से बचे हुए हैं, और 100 यूनिट आपके पास 55 रुपए के हिसाब से बचे हुए हैं। बात समझ में आ रही है, कंफ्यूज नहीं हो रहे। देखो क्या है कि आपने खरीदा 4 तारीख को 900 क्वांटिटी, ठीक है, 5 तारीख को आपने बेचा, लीफो मतलब जो सबसे रिसेंट होगा, तो ये तो आया ही नहीं ना, 4 तारीख को आपने बेचा, 5 तारीख तो इसके बीच में आएगी, ये तो 10 तारीख का है, तो 5 तारीख को आपने बेचा, तो 5 तारीख का सबसे रिसेंट क्या है, ये 900, तो 900 में से आपने 500 बेच दिए तो बचे 400, और उस 400 की कीमत कितनी है 50 रुपए, तो आपका इन्वेंट्री 20,000 रुपए का दिख रहा है। फिर आपने 10 11 और 19, तो 3 दिन खरीदा, तो 10 11 और 19, ठीक है जी, ये 10 तारीख को खरीदा, ये 11 तारीख को खरीदा, ये 19 तारीख को खरीदा, ठीक है जी। तो ये आपकी टोटलिंग वैल्यूएशन हो गई। अब आपने 20 तारीख को बेचा,
फिर आपने क्या किया, 20 तारीख को 600 बेचा। तो अब आप पहले उसको नहीं बेचोगे। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में क्या हो रहा था, जो सबसे पहले उसको बेचोगे, नहीं, वो 400 एज इट इज रखे हुए हैं। अभी पहले आप नीचे से बेचना, जो सबसे लास्ट में आया तो इसको पहले बेचा, फिर इसको पहले बेचा, ठीक है। अब आपके मन में आएगा, भैया तो ऐसे तो जो मटेरियल पहले से रखा हुआ है वो तो पहले का ही पड़ा रहेगा, तो खराब भी हो जाएगा। तो यार मेथड बनाने बना दिया, वरना ये लॉजिक तो है, पर मुझे लगता है ये मेथड फिर तभी अप्लाई होती होगी जिसमें लॉन्ग टर्म के हिसाब से फिर वो खराब ना होता हो, है ना। वरना तो फिर जाहिर सी बात है, वो तो अगर बहुत टाइम हो गया तो खराब भी हो सकता है, तब तक क्वालिटी रिड्यूस जाएगी। खराब मतलब एकदम खराब ना हो, पर कुछ तो क्वालिटी रिड्यूस जाएगी, है ना। तो इसमें तो फिर मुझे लगता है डेप्रेशन का पॉइंट भी बन सकता है अगर सोचा जाए तो, ठीक है जी। चलिए, है ना, क्योंकि कोई चाहे एसेट हो चाहे स्टॉक हो, अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है तो उस पर डेप्रेशन तो लगता ही है, समझ रहे हो ना आप। जब भी कोई पुरानी चीज़ खरीदने जाओ तो उसकी क्वालिटी तो गिरती है। कारों में ऐसा होता ही है। मान लीजिए कोई कार कंपनी है, वो कार ही परचेज सेल करे तो उसके लिए तो कार ही स्टॉक है, लेकिन जितनी पुरानी कार होगी उसकी क्वालिटी में कुछ ना कुछ तो डिफरेंशिएशन होता ही है। तो ये पॉइंट है, और जबकि उसके लिए क्या है, ये स्टॉक है, तो डेप्रेशन का पॉइंट बनता है कि नहीं। देखा लॉजिक्स, आपने कभी सोचा था ये? सोचो सोचो, थोड़ा और सोचो, हमसे और आगे जाओ, जितनी आगे जाओगे उतना मजा आएगा यार, है ना। क्योंकि एक टीचर के लिए खुशी की बात यही है कि जब एक वक्त आए जब स्टूडेंट उसको सिखाए, उससे बड़ा खुशी का पल होता ही नहीं है, ठीक है। तो आई एम होपिंग कि जो हम नहीं कर पाए वो आप करोगे, है ना, और एक दुनिया बनाओगे कॉमर्स की, वहां पर फिर बताओगे कि देखो हमने ये चीजें सीखी और कॉमर्स का नाम फैलाओगे, है ना। एक दिन जरूर ऐसा वक्त आए जब कोई कहे आई एम वन ऑफ द कॉमर्स, एक स्टेज पर जाकर, बड़े से स्टेज पर जाकर। चलिए, तो सपनों की बात थोड़ी अलग करते हैं, वापस बैक टू द टॉपिक। तो यानी कि भैया अभी मेरे पास ये 100 आइटम बचा हुआ है, इस 400 में से 100 गया तो 300 बचा हुआ है, सॉरी 400 में से 100 गया तो 300 बचा हुआ है ना, ठीक है जी। तो 300 मटेरियल बचा है 55 का और 40 बचा है 50 का, ये अभी रिसेंट है। फिर ये है, अब क्या हुआ भैया, ये 29 तारीख, तो 28 को फिर से 800 का आया कुछ, तो 800 रुपए का यहाँ पे आ जाएगा। 800 रुपए का कितने हिसाब से, 47 रुपए के हिसाब से, ठीक है जी। तो 800 आ गया। फिर अब इन्होंने 29 तारीख को कितना बेचा भैया, इन्होंने 29 तारीख को 500 बेचा। तो अगर उन्होंने 29 तारीख को 500 बेचा तो इस 800 में से ही सिर्फ माइनस 500 हुए ना, बाकी 300 तो बच गए, ठीक है जी। तो 500 में से 500 माइनस हो गए। तो अब मेरे पास क्या क्या बचा, तो ये 300 बचा है, सॉरी पहले ऊपर वाले का लिखेंगे, 400 बचा है 50 रुपए के हिसाब से, यानी कि 20,000। 300 पहले उस वाले में से बचा हुआ है, 300 बचे हुए हैं, 300 बचे हुए हैं कितने क्या, 55 रुपए के हिसाब से, तो ये कितना हो जाएगा 16,500। और इस 800 में से 500 माइनस हो गया तो बचे 300, ये 300 बचे हुए हैं 47 रुपए के हिसाब से, तो कितना हो जाएगा 12 14, तो 1,400। अगर मैं इसकी टोटलिंग कर लूं तो 600 0,5, तो 5,600। एक बार देख लेते हैं, है ना। आइए सॉल्यूशन देखते हैं, आइए एक बार सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो ये देखिए 900 क्वांटिटी थी, 50 रुपए के हिसाब से 45,000 की हो गई, ठीक है जी। जिसमें से आपने 500 क्वालिटी 50 रुपए के हिसाब से, पहले यही बिकेगा तो ये 20,000 आ गया। फिर उसके बाद 400 क्वांटिटी और खरीद ली, 300 क्वांटिटी और खरीद ली, 200 क्वांटिटी और खरीद ली, इनकी टोटलिंग हो गई। फिर आपने क्या किया भैया, पहले तो 200 वाले को बेचा, फिर 300 वाले को पूरा बेच दिया, फिर इस 400 में से 100 वाले को पूरा बेच दिया। तो आपके पास 400 पुराना बचा हुआ है, ये वाला एक, तो 400 ये वाला बचा हुआ है, और अभी जो इसमें से ये 400, ये वाले जो 400 इसमें 100 बेच दिए, तो 300 रुपये 55 वाले के हिसाब से अभी बचा हुआ है। फिर आपने क्या किया भैया, 800 और खरीद लिए, तो 800 और खरीद लिए, लेकिन भैया फिर इसमें से आपने 300 बेच दिए, 800 और खरीद लिए, फिर उसके बाद आपने 500 बेच दिए, तो 500 बेच दिए, तो इस 800 में से 500 माइनस हुआ, तो ये देखो 300 बचा हुआ है 47, आप इसकी टोटलिंग करो, इतना ही आएगा। क्लोजिंग स्टॉक 50,600 आ रहा है, ठीक है जी, 50,600 आ रहा है क्लोजिंग स्टॉक अपना, 50,600 आ रहा है लीफो बेसिस से। अब ऐसे ही है, छोटा मोटा देख लीजिए आप आराम से, है ना। फिर ऐसे ही वेटेड एवरेज होता है, वेटेड एवरेज का मतलब है कि वेट निकालते हुए चलता है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही आप कर लोगे, है, तो अपन आगे बढ़ जाते हैं। तो ये सिंपल है। अब इन्होंने क्या किया, हर चीज का वेट निकाल दिया। तो देखो पहले 900 था, फिर मान लीजिए अगर आपने 500 बेच दिया तो बचा 400, तो 400 के हिसाब से 50। अब आपने 400 और खरीद लिया, तो 400 और 400 800 हो गए। अब इसकी वैल्यू कितनी है, लेकिन 55, इसकी वैल्यू कितनी है 55, ठीक है। इसमें आ रहा है क्या वो, इसकी वैल्यू कितनी है भैया जी, ये 400 वाले की 55 है और ये 50 है। तो अब आप क्या करोगे, वेटेड एवरेज मेथड में जो कॉस्ट होगी, तो ये 800 बचा, कैसे बचा, देखो 900 का था, इसमें से 500 बेच दिया, तो इस 900 वाले में 400 बच गया ना, 400 बच गया। देखा जाए ना तो ये 450 रुपए के हिसाब से, फिर 400 आपने और खरीदा 55 रुपए के हिसाब से, तो 800 हो गया। लेकिन एवरेज क्या हो जाएगा, 50 प्लस 55, 50 प्लस
55 डिवाइडेड बाय 2, तो ये देखिए अब 52 आ गया। तो अब ये 800 जो है ये 52 के हिसाब से हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये करना है। फिर आपने फिर और खरीदा 300, अब इस 300 का भी 55 है, तो अब आप क्या करोगे, 50 प्लस 55 प्लस 55 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आपकी वैल्यूज आती जाएंगी। तो ये सिंपल सिंपल काम है, आप करते जाना। तो बस ऐसे ही बाकी मेथड्स हैं, तो वो आप आराम से कर लोगे, है ना। तो मेरा बेसिक काम था आपको मेथड समझाना, वो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है जी, चलो भैया जी। ठीक है, तो बाकी चीजें आप इसमें एक बार देख लेना, है ना, सिंपल है। अच्छा, एक नॉर्मल सा 11th का ही कॉन्सेप्ट है, अगर आप लोग कर पाए तो ठीक है, वरना मैं नेक्स्ट क्लास में आपको करा दूंगा, है ना। इन्वेंटरी से नॉर्मल अगर आप 11th का कॉन्सेप्ट लगाओगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप कर लोगे। थोड़ा बहुत कुछ होगा तो वो मैं आपको समझा दूंगा, थोड़ा सा लेवल है, तो आपके लिए ये होमवर्क है ना, ताकि थोड़ा अच्छा लगे यार, आप लोग खुद से भी कुछ मेहनत कर रहे हो, आप मुझे समझ में आएगा, मॉड्यूल देख के खुद से भी कुछ तैयारी कर रहे हो, मुझे ऐसा समझ में आ जाएगा, ऐसा फील आएगा। ठीक है, तो ये होमवर्क है। ओके, इन्वेंटरीज के जितने भी क्वेश्चन है थोड़े से आपको अलग लगेंगे, इसलिए ये ब्रिज कोर्स है, आपको पुराने कॉन्सेप्ट्स को याद दिलाना है, ताकि आप सीए की जर्नी में जब जाओ तो आपको आसान लगे, है ना। तो यही पर्पस है। और जो भी लोग रिप्लाईज करते हैं बहुत अच्छा लगता है यार, वेरी गुड, एंड आई एम होपिंग कि जब आपका टाइम आएगा तो आपकी लिस्ट उन नामों में होगी जिसके लिए लोग तालियां बजाते हैं, जिससे लोग इंस्पिरेशन लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो आज के लेक्चर में इतना ही है भैया जी, फिर अपन अगले किसी लेक्चर में मिलेंगे। ठीक है जी, तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि जितने भी लोग ये सब देख रहे हैं, प्लीज कोशिश कीजिए कि भैया जी अच्छे से रिप्लाईज करें, अच्छे से पढ़ें, है ना, और हौले हौले सब हो जाएगा। आपके पास काफी टाइम रहता है, हफ्ते में एक ही क्लास आती है ना, तो आप कर सकते हो अगर आपको सही लग रहा है तो, वरना आप बाद में भी देख सकते हो, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जब भी देखो कमेंट जरूर करो, ताकि समझ में आए कि आप आंसर्स दे रहे हो। ठीक है, चलो तो फिर finally thank you my dear comments, thank you for being with us, for loving us, for supporting us, for being our stars, for being our champs, for being our gems, and एक प्यासा मोटो है, have a smile, spread smiles, because smile is the biggest gift which you can give to anybody। तो मुस्कुराओ ना यार, इस मुस्कुराहट को फैलाओ ना यार, इस तरीके से जीवन जियो कि मजा आ जाए। ठीक है जी, चलो फिर मिलेंगे चलते चलते हंसते हंसते किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा टाटा टाटा, बाय 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 बाय।